हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफ़े। इस वीडियो में अगस्त मंथ की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। लगभग 200 क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। और दूसरी चीज़ देखिए, बाइलिंगुअल है। लास्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी तो कई लोगों ने बोला था कई ऑप्शन में बाइलिंगुअल आपने कंटेंट नहीं दिया है, तो बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन भी आपको वही मिलेंगे और ऑप्शन भी बाइलिंगुअल में होंगे। और जो भी मेरे को एडिशनल नॉलेज देनी है वो भी मैं आपको बाइलिंगुअल देने की कोशिश करूंगा, जिससे दोनों मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, आखिर तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हमारा, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मारुति सुजुकी ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसके साथ क्या है, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। देखिए पुणे में है ये विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो अब जो इम्पॉर्टेंट कुछ रही है अगस्त मंथ में, इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहाँ से सावित्रीबाई फुले आ गया। इस बार के जो आपका CHSL एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि सावित्रीबाई फुले का संबंध कौन से स्टेट से है, कौन से राज्य से है। तो महाराष्ट्र से पुणे। अभी सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो मैंने आपको कई बार बताया, ज्योतिबा फुले आपने सुना होगा नाम, ठीक है। ज्योतिबा फुले मैंने कई बार आपको उनके बारे में बताया था, और ये SSC में कई बार पूछा गया है। ज्योतिबा फुले ये उनकी वाइफ थी। और ज्योतिबा फुले के बारे में देखिए कई बार SSC में पूछा जाता है, तो कुछ एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ स्टैटिक जीके की, कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड। देखिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। किसकी करी थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। और देखिए इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहली बात तो कब करी थी, तो याद रखिएगा 1873 में करी थी, ठीक है। 1873 में करी थी। कहाँ पे की थी, पुणे में की थी, क्योंकि महाराष्ट्र के थे। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है, तो देखिए दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम करे, जिससे उनको एक अच्छे मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि उस टाइम में आप जानते होंगे, आज के टाइम पे भी कई जगह दलितों के साथ अच्छा व्यवहार होता नहीं है। तो इन्हों के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। तो याद रखिएगा कहाँ पर करी थी, पुणे में। दो तीन इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया। और SSC के CHSL 2018 में पूछा गया था कि गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी बुक के राइटर कौन है, तो यही है। तो ये भी याद रखिएगा कौन, ज्योतिबा फुले। तो मैंने इनके बारे में बता दिया, सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड थे, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ जो अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड करंट अफेयर रही हैं, जैसे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी, तो इसको याद रखिएगा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने किया था। मैं लिख के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को दिक्कत होती है। तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड बता दूं, जैसे कि इस बार हिसार एयरपोर्ट, हिसार ये कहाँ पर है, हरियाणा में। इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। किस नाम से बदला गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महाराजा अग्रसेन के नाम से, ठीक है। महाराजा अग्रसेन के नाम से इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, हिसार एयरपोर्ट का। और देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, अंबाला बस स्टैंड का नाम किनके नाम पे बदला गया था, सुषमा स्वराज, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के हिसाब से। अगर ओल्ड पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कुछ और देखते हैं इसके हिसाब से, जैसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 का, ये किसको मिला है, दिल्ली को मिला है, ठीक है, दिल्ली को मिला है। और मैं आपको जो देखिए थोड़ी अलग अलग इससे मिल रही होगी करंट अफेयर, मैच नहीं कर रही है, बट जो मुझे एट द मोमेंट याद रहती है मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है, मैं न्यूज़पेपर की चीज़ों को भी इंक्लूड कराता हूँ जो हाल ही में हाईलाइट रहती है, और वो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है। और मैंने आपको बताया भी था, इस बार के CHSL एग्जामिनेशन में बहुत सारी करंट अफेयर फंसी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, स्काई ट्रैक्स याद रखिएगा, नाम में भी कई बार लोगों को दिक्कत होती है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 मिला है दिल्ली आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये भारत में है, इसका हिसाब से अगर भारत में देखें तो नंबर 1 पे है, पर वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो आपका 45 नंबर पर है। बट ये पूछा जाएगा कि भारत में नंबर 1 पे कौन था, तो यही आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और जैसे कुछ और बता दूं, जैसे कि अभी मैंने 2-3 महीने पहले आपको बताया था, वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किसको मिला था, ये आपको बताना होगा कमेंट में। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, ये मिला था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, केम्पेगौड़ा। और ये केम्पेगौड़ा है क्या, इसको बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, बेंगलोर में है ये। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में स्टैटिक वाइज भी पूछा गया है।
तो याद रखिएगा वॉइस ऑफ कस्टमर अवार्ड किसको मिला था, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था। और कुछ चीज़ें जैसे देख लें, मैंने आपको देखिए ये बताई थी जो आपको कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 में भारत का तो पहले नंबर पे ये रहा था, बट वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे कौन था, तो याद रखिएगा इसका नाम था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है, ये कौन सी जगह का है, कतर का है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, नंबर 1 भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और जैसे मैं आपको और चीज़ें बता दूं, भारतीय रेलवे ने अभी यात्रियों की मदद के लिए कि ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप को ज़रूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा रेलवे या रेल मदद के नाम से उस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, एक तरीके से ये रेल मदद जो है एप्लीकेशन, इसमें कोई भी आपकी समस्या है कस्टमर से रिलेटेड, आप डायरेक्टली एक नंबर वहाँ पे टोल फ्री प्रोवाइड कराया गया है रेलवे के द्वारा, तो आप डायरेक्टली उस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे मदद ले सकते हैं। तो ये ऐप का नाम याद रखिएगा रेल मदद। और कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड बता दें, जैसे कि IAF जिसको कहते हैं इंडियन एयरफोर्स, IAF ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल कह सकते हैं आप ATC टावर का लॉन्च किया है। मोबाइल सबसे ऊंचा कहाँ पर करा है, ये लद्दाख में करा है। तो ये याद रखिएगा कौन सा, सबसे ऊंचा ATC टावर, मोबाइल टावर जिसको कहा जाता है, ये लद्दाख में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। किसके द्वारा, IAF के द्वारा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और चीज़ें जैसे हम देखें, अभी भारत का फर्स्ट कैटल जेनोमिक जिसको चिप कहा जाता है, किसने इसको बनाया है, या एक बोले इसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा ज़्यादा तो INDGOU ये नाम रखा गया है इसका। और ये है क्या, भारत का फर्स्ट कैटल जेनोमिक चिप, तो ये भी याद रखिएगा। और जैसे अगर हम और चीज़ें बात करें, मैंने आपको कुछ नाम के हिसाब से बताया था, तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट एटॉमिक वॉशिंग कोच जिसको बनाया गया है, कहाँ पर है ये, कौन सा है ये, हबीबगंज, ठीक है। तो इतने हमको याद रखने हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक तरीके से ऑटोमेटिक, मतलब आपके जैसे वहाँ पर पानी होता है जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, उससे जो रेलवे स्टेशन में जो रेल हैं उनके कोचेस को ईज़िली क्लीन किया जाएगा इसके थ्रू। तो ये चीज़ें याद रखने की है यहाँ से रिलेटेड, जो मैंने आपको इस बार के अगस्त मंथ में बता दिया। आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बुल्गारी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बहुत सिंपल है, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रियंका चोपड़ा। बहुत नाम रहा था और बहुत बड़ा ब्रांड है एक तरीके से ये। अब जो अगस्त मंथ में हम इम्पॉर्टेंट रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, उन सब चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी बने हैं मोटो GP के, कौन बने हैं, ये बने हैं जॉन अब्राहम बने हैं, ठीक है। और चीज़ें हम अगर बोलें, जैसे होम इंटीरियर एक तरीके से होता है ब्रांड, होम इंटीरियर जो बाहर अंदर हमारे घर के जो सामान होते हैं उसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका नाम क्या है, होम लेन, ठीक है, होम लेन। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, धोनी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और अगर जैसे बता दें एक और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा, केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इनका नाम आप सभी को पता ही चल गया होगा, PR श्रीजेश। ये कहाँ के हैं, केरला के हैं। और आपको पता होगा भी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया है हॉकी के द्वारा, मेंस हॉकी का, तो उसके गोलकीपर थे PR श्रीजेश। तो इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और 2-3 चीज़ें और देखें तो J&K टायर्स, या आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज़, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नारायण कार्तिकेयन। कौन, नारायण कार्तिकेयन। और मैंने इनके बारे में आपको बताया था, नारायण कार्तिकेयन के बारे में, कि ये एकमात्र बोल सकते हैं सक्सेसफुल भारत के कार ड्राइवर हैं, जो जैसे आप सभी को बताया है लुइस हैमिल्टन है, वैसे टाइप के ये भी कार रेसिंग करते हैं, नारायण कार्तिकेयन। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में SSC के कई बार रिपीट हुआ है इनका नाम कि किस खेल से संबंधित है। अब देखिए कार रेसिंग से आ गया, तो एक और याद रखिएगा, मैंने आपको 5-6 महीने पहले बताया था, LG के कौन बने थे ब्रांड एम्बेसडर, लुइस हैमिल्टन बने थे। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये UK को करते हैं, ठीक है, लुइस हैमिल्टन जिन्होंने LG के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और 2-3 चीज़ें देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था, C8 टायर, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, राणा डुग्गुपति, जो बाहुबली में जिन्होंने भल्लाल देव का रोल किया था। और अगर देखें, और जैसे बैंकिंग फ्रॉड के लिए जागरूकता के लिए, जैसे RBI आप जानते होंगे इसको इनिशिएटिव को तैयार करता है या इस्टेब्लिश करता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, RBI ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नीरज चोपड़ा। और आप सभी को पता होगा, मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जब इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर नहीं आए थे, जब ये मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं, तो इनका नाम भी याद रखिएगा किस चीज़ से संबंधित है। अब तो सब जानते होंगे, जेवलिन फेंकते हैं ये, ठीक है, भाला फेंक। और इन्होंने ओलंपिक में
हमारा सेकंड गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और इनसे रिलेटेड मैं आपको स्पोर्ट्स की जो भी करंट अफेयर मैं आपको बताऊँगा, तो कुछ इनका बहुत नाम रहा है, तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, बैंकिंग फ्रॉड के लिए आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। और अगर देखिए कैसीफाई, ये तो आपने इनका ऐड भी देखा होगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। मीराबाई चानू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी को पता होगा, वेट लिफ्टिंग में ये पहला हमारा सिल्वर मेडल लेकर आई है। ये एमवे इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। और कौन सी स्टेट की हैं? तो ये भी याद रखिएगा, मणिपुर की। और इन्हीं से रिलेटेड ये ओलंपिक में ये भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इस बार का, इसमें भारत के लिए सबसे पहला मेडल किनके द्वारा लाया गया? तो यही थी मीराबाई चानू, जो मणिपुर से रिलेटेड है। और देखिए मणिपुर से एक बहुत फेमस प्लेयर हैं जिनका नाम है MC मैरी कॉम, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनका स्टेट पूछा जाता है कई बार, तो ये भी मणिपुर की है। और जैसे और चीज़ें देखें और इम्पॉर्टेंट, मैं आपको ब्रांड एम्बेसडर मेरे को जो याद आ रहे हैं बता देता हूँ। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है सोनू सूद। इनको अभी दिल्ली सरकार ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सोनू सूद को, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको 2-3 महीने पहले बताया था, खादी पेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? तो हमारे नितिन गडकरी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मंत्रालय में अपना। कौन सा मंत्रालय इनके पास, ये आप मुझे बताइएगा। तो खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? हमारे नितिन गडकरी। और जैसे इतने ही याद रखिएगा। तो यहाँ से मैंने जो अगस्त मंथ में इम्पॉर्टेंट जो रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, सभी को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन, चाहे वो रेलवेज़ का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी हो, ब्रांड एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है हमारे एग्ज़ाम के पूछे जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य द्वारा पहली बार कृषि के लिए अलग बजट पेश किया गया? तो कौन सा है हमारा राज्य, स्टेट कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत के 3 बहुत फेमस स्टेट हैं, कौन से? तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया आपका, और आपका कर्नाटका। इन तीनों से रिलेटेड जो अभी अगस्त मंथ में करंट अफेयर रही हो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक सेपरेट वाइज आप करंट अफेयर को कंपाइल करिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो तमिलनाडु आ गया, तो मैंने आपको बता दिया पहला कि एक कृषि बजट पेश करने वाला हो गया है, जो हमारा स्टेट है पहला। तो एक और चीज़ याद रखिएगा, कृषि के लिए एक तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया था, डिजिटल इकोसिस्टम इसको लॉन्च किया गया था। और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, एग्री स्टेक, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो एग्री स्टेक है, जो एक तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के इस्टेब्लिश किया गया है। तो नाम मैंने आपको बता दिया। अब बात हम कर रहे थे कि तमिलनाडु से रिलेटेड, तो तमिलनाडु ने एक बहुत फेमस योजना को लॉन्च किया है, नाम क्या है? मक्कई। हिंदी में आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसमें, नाम इसका थोड़ा आप इसको कर लीजिएगा, मक्कई थेड़ी मारू थुवम। नाम से आप थोड़ा समझ जाएंगे कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। ये योजना को लॉन्च किया गया, और ये योजना क्या है, एक तरीके से ये डोर स्टेप जो होती है, आपके घर तक हेल्थ कवर आपको दिया जाएगा, आपकी हेल्थ की सुविधाएं, आपको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने ही करा है। तो तमिलनाडु से मैंने आपको रिलेटेड करके बता दिया। अब केरल आ गया, देखिए इसी के पास का एक स्टेट है केरल, इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जैसे देश का फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? ये आपका है केरल में। मैंने आपको क्या बोला? ड्रोन, आपको फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, ये आपका कहाँ पर कर दिया गया है? केरल में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। केरल के बारे में आपको बता दूं, जो इस बार की बहुत ही फेमस न्यूज़ रही थी, वो कौन सी थी? ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके छात्रों को एक तरीके से आयु छूट दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? केरल की। तो ये भी याद रखिएगा, किनको दिया जाएगा? ट्रांसजेंडर को छूट दी जाएगी, ठीक है। और इसी से ट्रांसजेंडर से नाम याद आ गया, तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक से रिलेटेड। कर्नाटक ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट जितनी जॉब्स होती हैं उसमें ट्रांसजेंडर को 1% का हम छूट देंगे, आरक्षण देंगे, कर्नाटक सरकार के द्वारा कहा गया था। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे और देख लेते हैं, मैं आपको केरल के बारे में बता रहा था। केरल के एक हैं संतोष जॉर्ज, बहुत फेमस नाम रहा है इनका, संतोष जॉर्ज। और ये पहले ऐसे हो गए हैं स्पेस टूरिस्ट, जो भारत की तरफ से बोल रहा हूँ मैं आपको, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बन गए? संतोष जॉर्ज।
कौन सी जगह के हैं? केरला के। इनके स्टेट भी याद रखिएगा कि कौन कौन सी जगह से ये पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको कर्नाटका के पास चलते हैं थोड़ा सा। कर्नाटका में अभी वैक्सीन इंडिया, ठीक है, ये वैक्सीन की स्पेलिंग थोड़ा मैं आपको क्लियर करके लिख दूं क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। वैक्सीन इंडिया प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। और देश का फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक ये कहाँ पर आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा? केरला में। क्या बोला मैंने आपको? हार्ट फेलियर, ठीक है, दिल की बीमारी कह सकते हैं या हार्ट एक तरीके से फेल हो जाता है, उसके लिए बायो बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा केरला में है। और मैं स्टेट आपको बता रहा था कर्नाटका के बारे में, जैसे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP नेशनल एजुकेशन, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट हमारा बन गया है कर्नाटका। मैंने आपको लास्ट में शायद हिमाचल प्रदेश बताया था, तो हिमाचल प्रदेश है ई कैबिनेट को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ई कैबिनेट को लॉन्च करने वाला है। बट कर्नाटका है पहला जो हमारी NEP जिसको कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट हमारा हो गया कर्नाटका। तो मैंने आपको जो साउथ के स्टेट रहे थे तीनों खासकर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड जो अगस्त मंथ में करंट अफेयर रही थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब देखिए यहीं से तीनों स्टेट आ गए, तो जैसा मैं हमेशा आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड बताता हूँ तो ये भी याद रखिएगा। केरला की बात कर लेते हैं सबसे पहले। सबरीमाला टेम्पल यहीं पर मिलता है, सबरीमाला टेम्पल, और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, कई चीज़ों से महिलाओं को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, और इसमें केस भी चल रहे थे बहुत चीज़ों को लेके। एक तो सबरीमाला टेम्पल हो गया, दूसरा हो गया पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और मैंने मोस्टली कई बच्चों को देखा इसको गलत कर देते हैं। ये आपका केरला में है, ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और जैसे मैं एक और बता दूं, और सभी जानते होंगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो आपका केरला में ही है। और जैसे बताएं इराविकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इराविकुलम ये आपका कहाँ पर है? केरला में है नेशनल पार्क। ये भी कई बार पूछा जाता है और इसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मैंने आपको कई बार बताया था 1921 में एक मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? आपका केरला स्टेट ही था। और एक तरीके से इसको कहा था कि एक तरीके से सांप्रदायिक दंगा था, बट ऐसा कुछ नहीं था। इसमें कई मत अलग अलग हैं, कई लोग बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा था, कई बोलते हैं कि नहीं इसमें किसानों ने अपनी मांगे रखी थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था। और इसका एक तरीके से नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने भी बाद में किया था, जब बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो गया था। और केरला के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब तमिलनाडु के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि कलपक्कम हो गया आपका, कुंडलकुलम हो गया, ये दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अच्छा ये बताइए, इस बार के NTPC में पूछा गया था कि हमारे देश का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि इस बार का पूछा गया था ये, और मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया भी है। और जैसे मदुरई टेम्पल हो गया आपका, बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, ये कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। और जैसे और चीज़ें देखें हम, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है पोंगल, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। अच्छा अट्टुकल पोंगल आ गया, अट्टुकल बीच में अगर आ गया अट्टुकल पोंगल तो ये केरला का है, तो दोनों में अंतर है। पोंगल हो गया तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल हो गया आपका ये आपका केरला का। और देखिए पोंगल से रिलेटेड SSC के CGL 2016 में पूछा गया था, जलीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। और एक तरीके से पोंगल जो फेस्टिवल है इसी का पार्ट है जलीकट्टू, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। और डिटेल में तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, यही है इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। अब बेंगलुरु के बारे में बता रहा था, देखिए कर्नाटका, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर HAL जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और जैसे बताएं आपको इन्फोसिस का है, इन्फोसिस का है आपका, ठीक है, ये भी यहीं पर है। और अगर जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ, विप्रो इसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और ये कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1940 में, इसकी हुई थी 1969 में, इन्फोसिस की हुई थी 1981 में, और विप्रो की कब हुई थी? 1945 में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछे जाते हैं इन फेमस कंपनीज़ के। और IT सेक्टर में कर्नाटका बहुत आगे है, इसलिए ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो बस मैंने आपको स्टैटिक भी बता दी, जो इन तीनों स्टेट के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर भारत का पहला बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है, तो इसको कहा जाता है बांस, ये तो आप सभी जानते होंगे। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो याद रखिएगा असम में। अच्छा मैंने आपको एक बताया था बोल्ड प्रोजेक्ट,
ये आप सभी को लास्ट मंथ में मैंने आपको बताया था और इस बार के CHSL में पूछा गया था बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिटेल में बताया था और ये एग्ज़ाम में भी आया था बोल्ड प्रोजेक्ट क्या था ये। अब जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ से रिलेटेड बता देता हूँ, जो कुछ फेमस योजनाएँ रही हैं इन सभी से रिलेटेड। तो एक आया है मिशन निर्यातक बनो, निर्यातक मतलब एक्सपोर्ट करो, और ये किसने लॉन्च किया है? निर्यातक बनो किसने करा है? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने करा है, तो ये भी याद रखिएगा। और राजस्थान गवर्नमेंट आ गया तो एक और चीज़ मैं आपको करंट का बता दूं कि मिनिमम मजदूरी को एक तरीके से कर दिया है लॉन्च कि इतनी पर डे आपको मिनिमम मजदूरी देनी पड़ेगी राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और कितने रुपए हैं? तो 27 रुपीज़ है, ये भी याद रखिएगा। 27 रुपीज़ को मिनिमम पर डे वेजेस के अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब राजस्थान से रिलेटेड एक यूपी आ जाता है पास में, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कुछ फेमस रही थी, ये आप सभी ने सुना भी होगा, बहुत फेमस रहा है, माई गवर्नमेंट और मेरी सरकार। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आपके यूपी सरकार के द्वारा। और ये है क्या, एक तरीके से जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके प्रति योजनाओं को आप ईज़िली देख सकते हैं एक पोर्टल के द्वारा, जो ये यूपी उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। और जैसे मैं और 2-3 चीज़ें बताऊं यहाँ से रिलेटेड, जैसे क्वालिटी, एक और इम्पॉर्टेंट आता, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर को इस्टेब्लिश करने वाला पहला हमारा स्टेट का कौन सा शहर है, कौन से देश का पहला शहर कौन सा हो गया? पुरी, ठीक है। ये कहाँ पर है? ओडिशा में है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, ओडिशा में है। और एक तरीके से इसमें इन्होंने इस शहर को ऐसा बना दिया है कि 24 घंटे पानी आएगा और वो भी एकदम प्योर वाटर होगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर देने वाला पहला हमारे देश का शहर कौन सा बन गया है? तो पुरी बन गया है ओडिशा में। और हम देख लेते हैं यहाँ से, देखिए पुरी आ गया तो मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज बता देता हूँ। रथ यात्रा यहीं पे निकलती है कई बार, और कई बार पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा रहती है इनकी, ये कौन से भगवान है, कौन से भगवान से संबंधित है? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, क्योंकि जगन्नाथ नाम से हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था SSC में, इसलिए मैंने आपको एडिशनल बता दिया। और एक और चीज़ याद रखिएगा, पुष्कर मंदिर, ये भी कई बार पूछा जाता है। पुष्कर मंदिर ये पूरे भारत का एकमात्र ब्रह्मा भगवान का मंदिर है और ये SSC के CHSL 2019 में पूछा गया था। पुष्कर मंदिर और है कहाँ पर? ये राजस्थान में। दांव पर आपको एक और याद रखना है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, ये है आपके माउंट आबू में। और माउंट आबू किस लिए फेमस है? आपका इसको कहा जाता है राजस्थान का शिमला, ठीक है, या कश्मीर भी कह सकते हैं आप। अब हम बात कर रहे थे जो करंट की न्यूज़ रही थी, एक और याद रखिएगा, देवारण्य, ये योजना किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, एक तरीके से आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए, जानते होंगे आप आयुर्वेद हमारे लिए एक बहुत वाइटल रोल कर रहा है इस समय कोरोना के टाइम पे, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मैं आपको 2-3 स्टेट से रिलेटेड सारी योजनाएँ बता रहा हूँ, तो नोट डाउन करते रहिए। जैसे ओडिशा के बारे में बताया था मैंने आपको, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है ओडिशा सरकार ने कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता है आपदा प्रबंधन, एक तरीके से ये आपका सब्जेक्ट होगा उनके सिलेबस में ओडिशा में, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और भारत का पहला फायर पार्क, ये मैंने आपको कई बार बोला है, फायर पार्क ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? आपका ओडिशा में। फायर पार्क मतलब क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर जैसे आग से संबंधित बहुत सी दुर्घटनाएँ होती है, तो उनके लिए एक तरीके से सोशल अवेयरनेस को फैलाने के लिए पहला फायर पार्क लॉन्च किया गया था ओडिशा सरकार के द्वारा। फायर आ गया तो ये भी याद रखिएगा, टायर पार्क ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और ये किस लिए किया गया था? फर्स्ट टायर पार्क, जैसे हमारे जो टायर होते हैं स्क्रैप हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो इसको कई लोग क्या करते हैं, उठा के जला देते हैं, जिससे बहुत पॉल्यूशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के कारण एक ये पार्क बनाया गया, जिससे जो भी स्क्रैप है हमारा, जैसे टायर है, कोई भी चीज़ से बहुत चीज़ों को यूटिलाइज़ करके एक पार्क इस्टेब्लिश कर दिया गया था पश्चिम बंगाल में। तो ये भी याद रखिएगा, पहला टायर पार्क और पहला फायर पार्क, ठीक है। और अगर हम और चीज़ें देख लेते हैं, ओडिशा के बारे में आपको बता रहा था, 100% वैक्सीनेशन वाला पहला शहर कौन सा बन गया भारत का? तो बन गया भुवनेश्वर। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था, यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था हमारा? लद्दाख बन गया था, जो 100% वैक्सीनेट हो गया था। और 100% वैक्सीनेशन से बता दूं, पहला गांव कौन सा था, विलेज? तो हमारा था वैयोन गांव, ठीक है। ये कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का। तो ऐसे लिंक करिए तो तीनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट
नहीं होगा। देखिए वैक्सीनेशन आ गया तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। वैक्सीनेशन को भारत में पहली बार शुरू कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था, और ये डेट ज़रूर पूछी जाएगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और पहला टीका किन को लगा था हमारे भारत में? तो पहला या वैक्सीन या टीका कह सकते हैं, मनीष कुमार को लगा था, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 को, और लगा था पहले थे मनीष कुमार, जिनको टीका ये लगाया गया था। अब हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में, तो एक और चीज़ याद रखिएगा, देश का पहला वाटर प्लस एक तरीके से शहर बन गया है इंदौर। अब ये वाटर प्लस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। वाटर प्लस मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जो 2 नदियाँ थी, उसमें क्या होता था, जो गंदे नाली का पानी होता था इस नदियों में चले जाता था, जिससे जो नदियाँ होती थी वो पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो जाती थी। तो इसका समाधान करने के लिए ये जो नाले का पानी आता था नदियों में, इनको एक तरीके से सेपरेट कर दिया गया, डाइवर्ट करके इन पानी को यूटिलाइज़ किया गया। मतलब कि जैसे हमारे जो वेस्टेज काम होते हैं, जैसे हमारे को बसें धोना है, सड़कें धोनी है, तो उस पानी को यूटिलाइज़ किया गया, इसी को कहा जाता है वाटर प्लस। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ये इंदौर आप जानते होंगे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, इंदौर में लॉन्च किया गया था। वाटर प्लस शहर बन गया है, इसको एक तरीके से टैग मिल गया है ये। और जैसे अगर हम और चीज़ें बता दें, उड़ीसा के बारे में आपको बता रहा था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट हेल्थ जो कार्ड होगा वो प्रोवाइड कराने वाली पहली आपकी कौन सी गवर्नमेंट बन गई है? उड़ीसा गवर्नमेंट बन गई है। और इसमें एक तरीके से 5 लाख रुपए का आपको सालाना बोल सकते हैं कि आप कोई भी तरीके से आपको हेल्थ कवर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दी, जैसे उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, तो इनको याद रखिएगा। यहाँ से इतने अगस्त मंथ में करंट अफेयर रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टैटिक भी बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला आया था आपका ये जो बैम्बू पार्क था, आपका कहाँ पर बना था? असम में। तो असम की कुछ याद रखिएगा, जैसे कि भूपेन हजारिका, ये कई बार पूछा गया है कि भूपेन हजारिका का संबंध किससे? ये भूपेन हजारिका थे क्या? पहली बात देखिए, ये एक तरीके से डायरेक्टर भी इनको कहा जा सकता था, सिंगर भी थे, ठीक है, आर्टिस्ट बहुत बड़े थे, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। और कौन से स्टेट के थे? असम के। तो ये 2-3 चीज़ें लगातार पूछी गई। पहली बार स्टेट के कौन से, किस चीज़ से संबंधित थे, तो याद रखिएगा डायरेक्टर या बोल सकते सिंगर थे, एक तरीके से राइटर भी थे ये। और इन्हीं के नाम पर एक भूपेन हजारिका सेतु को इस्टेब्लिश किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? असम में किया गया था। और इसी का दूसरा नाम क्या है, कई जगह पूछा जाता है, तो ढोला सादिया ब्रिज कहा जाता है इसको, भूपेन हजारिका को। ढोला क्यों कहा जाता है? अच्छा याद रखिएगा, सादिया इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जन्म ही सादिया में हुआ था, इसलिए इसका नाम भी याद रख दिया गया है, भूपेन हजारिका पुल का नाम ढोला सादिया ब्रिज। तो ये याद रखिएगा। और चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे मानस अभयारण्य हो गया आपका, जिसको कहा जाता है मानस नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया आपका, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क हो गया आपका, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ये सारे आपके कहाँ पर है? असम में है। और मैंने आपको कई बार डिटेल में पहले भी बताए हैं। अब देखिए इस चीज़ से आ गया तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मैंने स्टैटिक जीके की ई बुक बना रखी है, और इसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। हिस्ट्री की भी ई बुक बना रखी है, और वोकेबलरी अगर आप कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सीजीएल के प्री के लिए वो सफिशिएंट है, बट उसमें मैं एडिशनल और चीज़ें डालूंगा। बट ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इनको ले लेते हैं। तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। बस आपको ओनली ई बुक से रिलेटेड ही आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप मैसेज कीजिएगा, नहीं तो कई और भी मैसेजेस आते हैं। तो अगर आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप में मत कीजिएगा, क्योंकि इसको मैं हैंडल नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कई लोग अपने एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी पूछते हैं, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको कोई भी ई बुक से रिलेटेड है तो आप इस व्हाट्सअप पे मैसेज करके ले सकते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्टैटिक जीके की बहुत बेस्ट बनाई है, कई लोगों ने इसको पसंद किया है। हिस्ट्री की भी मैंने अच्छे से बनाई है डिटेल में। और आप सभी जानते होंगे मेरा सीजीएल में 2 बार, अगर मैं सीएचएसएल की बात करूँ तो 41.5, और सीएचएसएल वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 39 रहे थे ऑलमोस्ट। तो मेरे कभी 40 कम नहीं रहे। तो ये आपके लिए एक अच्छा कह सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सअप में आप मैसेज करके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में किस राज्य द्वारा भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? उत्तराखंड। ये एक तरीके से एप्लीकेशन है जिसके बारे में कोई थोड़ा बहुत अलर्ट अगर होता है तो इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा एप्लीकेशन के द्वारा, जिससे कोई भी जिस जगह में चांसेस है वहाँ पर आपके अर्थक्वेक के, तो वहाँ से उनको हटाया जाए। अब उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वंदना कटारिया, आपने बहुत सुना होगा इनका नाम।
और ये थी जो इस बार की टोक्यो ओलंपिक में वुमेंस की टीम गई थी, और आप सभी जानते होंगे 4th नंबर पर रही थी। आपके ब्रॉन्ज़ मेडल से थोड़ा सा पिछड़ गई थी ये वंदना कटारिया, इनकी पूरी टीम हॉकी की। तो ये वंदना कटारिया इसी टीम की प्लेयर थी। तो ये कहाँ की थी पहले याद रखिएगा, उत्तराखंड की, यूके की। तो इनको सम्मानित करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। और ठीक है, इतना याद रखिएगा। मैं उत्तराखंड आ गया तो इन्हीं से याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था सृष्टि गोस्वामी नाम, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी, ये एक उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनी थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया। और इस बार के कुछ जो CHSL का एग्ज़ामिनेशन हुआ था शायद उसमें पूछा गया था उत्तराखंड के बारे में। और जैसे मैंने आपको चीज़ें बता दी, तो कुछ स्टैटिक की चीज़ें बता दूं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया आपका। ये सारे कहाँ पर हैं? ये आपके उत्तराखंड में ही हैं। और भारत का पहला नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये SSC के CHSL के एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया था। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आगे की तरफ देख लेते हैं कुछ और, जैसे यहाँ से रहता है यूपी। देखिए उत्तराखंड से यूपी अलग हुआ था, और यहीं से कुछ चीज़ें मैं आपको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर अगस्त में जो रही थी बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे काकोरी कांड, आप सभी जानते होंगे। काकोरी कांड जो हुआ था आपका, ये इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि कांड एक अच्छा नाम नहीं लगता, तो इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। तो इसलिए इसी दिन इसको चेंज कर दिया गया 9 अगस्त के दिन, और इसका नाम रख दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो मेरे को याद आ गई। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए आपको करंट अफेयर कहीं से भी कर रहे हैं करते रहिए, बट थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़िए, वहाँ से नॉलेज आपको बहुत मिलती है। जैसे कि ATM में आप सभी जानते होंगे कि अगर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा RBI, अगर आपके ATM में, कोई भी बैंक है, उस ATM में पैसे नहीं होते हैं 10 घंटे के अंदर। का आपने कई जगह देखा होगा कि कर देते हैं कि नहीं यहाँ पर पैसे नहीं हैं, ठीक है, खाली है ये बैंक, इसमें थोड़ी देर में आपका पैसा आएगा। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि महीने भर तक ATM ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, पैसे नहीं होते। तो RBI ने एक तरीके से इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट उठाया इसके लिए कदम, और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये याद रखिएगा, जुर्माना 10,000 रुपये का लगेगा। अब मैं यूपी के बारे में बता रहा था, तो यूपी का क्या है, यूपी ने ATS कमांडो, ठीक है। अब ये ATS क्या होता है पहले बता दूं, एंटी टेररिस्ट, जिसको कहा जाता है एंटी टेरर स्क्वाड, इसको प्रशिक्षण करने के लिए एक सेंटर बनाया है, ठीक है। ये बोल सकते हैं ATS सेंटर बनाया है। ये कहाँ पर बनाया है? देवबंद में। और देवबंद कहाँ पर है आपका? यूपी में। तो ये भी याद रखिएगा। और जैसे यूपी के बारे में एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अब ये है क्या? ये एक तरीके से देखिए आप सभी को पता होगा, थर्ड जो वेव आने वाली है, पहले से अलर्ट कर दिया गया है थर्ड वेव के लिए गवर्नमेंट को। तो इसके लिए पहली अवेयरनेस फैला दिया जाएगा इनके थ्रू, जो आपके फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं हमारे, इनके लिए अवेयरनेस कि आपको कैसे काम करना है, और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे इसमें आपको कदम उठाने हैं, और आप इसको सोशली आप इसको फैलाएं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूपी आ गया तो यहाँ की भी कुछ स्टैटिक के मैं चीज़ें आपको बता दूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये एकमात्र यूपी का एटॉमिक पावर स्टेशन है। और जैसे यहाँ पर आप सभी जानते होंगे, यहाँ का कथक डांस है बहुत फेमस, कथक है यूपी का और कथकली है केरल का। और जैसे बता दें दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ का है? यूपी का है। और जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, कौन सा? बखीरा, जिसको कहा जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ का है? ये भी यूपी का है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है आपका? यूपी में ही है। अच्छा देखिए, महावीर स्वामी तो हो गया आपका यूपी में, बट एक होता है वाल्मीकि, वाल्मीकि ये आपका कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपका बिहार में है, ठीक है। तो ये कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यूपी में, बट वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका है बिहार में। और जैसे आपको बोल सकते हैं, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पटना, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई लोग क्या सोचते हैं ये आपका बिहार में होगा, बट ऐसा नहीं है, ये पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका यूपी में ही है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जैसे करंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, नोएडा का आपको पता होगा जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इसको कहा जाता था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था। इसका नाम बदल दिया गया था अभी हाल ही में, इसका नाम रख दिया गया था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा नोएडा आ गया
तो ये कई लोग आपने देखा है, इसका कन्फ्यूज़न रहती होगी कि नोएडा इसका नाम कैसे रख दिया गया था। तो आपको बता दूं, नोएडा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा राइटिंग के साथ क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है यहाँ लिखने में। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है नोएडा की। हालांकि पूछा नहीं गया आज तक एग्जामिनेशन में, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा था, जैसे सुर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका यूपी में है। और जैसे कि अच्छा उत्तराखंड से मैंने आपको रिलेट कर दिया था यूपी से, तो उत्तराखंड से यूपी से उत्तराखंड कब अलग हो गया था, तो याद रखिएगा 2000 के सन के टाइम पे इसको अलग कर दिया गया था, स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उत्तराखंड का। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ नेशनल पार्क बता रहा था, तो अभी हाल ही के एक एग्जामिनेशन में मैंने देखा था कि पूछा गया था रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। और ये हमने कई बार देखा है, मैंने आपको बताया था, स्टैटिक जीके की बुक में भी दे रखा है। तो कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार में। और रानी लक्ष्मीबाई आ गया, तो ये एक बार के रेलवेज़ के एग्जामिनेशन पूछा गया था कि इनका जो इनकी मृत्यु हुई थी ये कौन से युद्ध में हुई थी, तो याद रखिएगा कालपी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कई बार रिपीट हुआ एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपको स्टैटिक भी बता दिया और करंट भी बता दिया, तो ऐसे याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, भारत की 40वीं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया, विच वॉज इंक्लूडेड इन द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धोलावीरा को कर देंगे इसका हम राइट आंसर, ठीक है। धोलावीरा को इसको इंक्लूड किया गया 40वीं। अब मैंने आपको अपने मेरी ई बुक भी देखी होगी, वीडियोस भी मैंने यूनेस्को वाली देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वीडियो मेरे चैनल जीके कैफे पे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट लिस्ट बना रखी है मैंने, किसके नाम से, स्टैटिक जीके के नाम से, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। मैंने वहाँ पे आपको बताया था 38, ठीक है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की भारत में, 38 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 40। तो इसी महीने में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई इंडिया में। पहली तो मैंने आपको बता दी धोलावीरा जो 40वें नंबर की है, ठीक है, और 39वें नंबर की कौन बनी थी, रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, इसको कहा जाता है रुद्रेश्वर मंदिर, हिंदी में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, रुद्रेश्वर मंदिर। ये कहाँ का है, तो पहली बात तो मैंने आपको धोलावीरा बताया था, ये था आपका गुजरात में, और ये आप जानते होंगे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। और रुद्रेश्वर मंदिर है आपका, ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में। और इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है रामप्पा मंदिर, क्योंकि जो इसके आर्किटेक्ट थे एक तरीके से उनको रामप्पा कहा जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी कहा जाता है रामप्पा, ठीक है। मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ, ठीक है, इसको रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है, रुद्रेश्वर टेम्पल को। तो 39 नंबर की हुई थी आपकी रुद्रेश्वर टेम्पल, 40वें नंबर का आप क्या हो गया, धोलावीरा, जो यूनेस्को मैंने आपको बता दिया ये कौन से पार्ट का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। और ये कई बार पूछा जाता है कि धोलावीरा को खोज किसने की थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, JP जोशी, इन्होंने इसको खोजा था धोलावीरा को। और अब मैं आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बता रहा था। अच्छा, रुद्रेश्वर मंदिर भी याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से भगवान को समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु, भगवान शिव हो गए और भगवान सूर्य, इन तीनों भगवान को समर्पित है रुद्रेश्वर मंदिर आपका। और जैसे अब मैं यहाँ से आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल जो आपका है ये भी आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसको कब इंक्लूड किया गया था, तो 1983 में इसको भी इंक्लूड किया गया था। वैसे तो इनके साथ 4 और साइटें थी, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अजंता केव हो गई, एलोरा केव हो गई, ये भी 1983 में इंक्लूड की गई थी। बट ताजमहल भाई एक अलग ही इसका रुतबा है, तो याद रखिएगा इसको 1983 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब मैंने आपको कुछ और, जैसे मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड अगस्त में रही थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, पहली बात यूनेस्को के याद रखिएगा हेड कौन है, ये कई बार पूछा जाता है, तो आंद्रे अजोले, कौन है, आंद्रे अजोले, ये इसके हेड हैं। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका पेरिस में, ठीक है। तो ये तो आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा। मैंने आपको बता रहा था कि करंट अफेयर के हिसाब से, करंट अफेयर में मैंने बोला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से किसी चीज़ को बाहर कर दिया गया था, कौन सी साइट थी वो, कौन सी जगह थी, तो याद रखिएगा लिवरपूल। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, लिवरपूल को बाहर कर दिया गया था आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। और एक और मैंने आपको चीज़ लास्ट मंथ में बताया था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की
संभावित सूचियों में भारत की कितनी साइटों को इंक्लूड किया गया था? तो 6 थी। तो ये भी याद रखिएगा, संभावित स्थली जो हमारे हैं भारत के, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। उनका नंबर था 6। और मैंने आपको पहले ही बोला था सिटी लैंडस्केप के लिए चुना गया था 2 जगह थी भारत की। कौन कौन सी? एक तो आपका था ग्वालियर, ठीक है, एक आपका ग्वालियर था और दूसरा था आपका ओरछा। और ये दोनों कहाँ पर है आपका, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सभी तो नॉर्मली जानते ही होंगे। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बता दिया जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस देश के पास है? तो वो है चाइना, इसके पास सबसे ज़्यादा है। और मैंने आपको बता दी 40 नंबर की ये थी, 39वें नंबर की बृहदेश्वर टेम्पल था। अब बाकी जो 38 हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली ऑप्शन में क्या दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की नहीं है, तो वहाँ पर हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जोगाजोग नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा शुरू किया गया था? विच कंट्री स्टार्टेड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम जोगाजोग? ये किसने कराया है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए है क्या, एक तरीके से इसको कह दिया गया कि ये उसका पार्ट ले लेगा, सब्स्टिट्यूट कहा जा सकता है किसका? फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक आप जानते होंगे हर जगह इसको बहुत ही नाम है इसका फेसबुक का। अच्छा, इसके याद रखेगा इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या था, किन्होंने? मार्क जुकरबर्ग ने। और ये एसएससी के CHSL 2018 में पूछा गया था। मार्क जुकरबर्ग इनका नाम है जो इसके संस्थापक है। अच्छा, फेसबुक के बारे में बता रहा था कि इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बांग्लादेश ने अपना नया ऐप निकाला है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी के हिसाब से जैसे व्हाट्सअप है, आप जानते होंगे फेसबुक का ही पार्ट बन गया है, तो व्हाट्सअप को भी इन्होंने एक तरीके से अलग करने के लिए, उसका सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक और इन्होंने बनाया अल्पन ऐप को बना रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। और भारत में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ट्विटर के, बहुत शायद लगभग 6-7 महीने हो गए कि ट्विटर का सब्स्टिट्यूट बनाया गया है, जैसे आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो उसके लिए कौन सा ऐप था? तो कू ऐप था, ये भी याद रखिएगा। और इसमें कई भारतीय जो हैं उनका अकाउंट भी है। इसको एक तरीके से इसने अलग डाइवर्ट करने के लिए कि जो ट्विटर है भारत की, हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं तो हमारा भी कोई एक ऐप होना चाहिए। तो कू ऐप है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ट्विटर के जैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। फेसबुक बता रहा था मैं आपको, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है फेसबुक का, तो याद रखिएगा 2004। अच्छा, यूट्यूब का क्या है जो इसमें आप वीडियो देख रहे हैं? यूट्यूब का है आपका 2005। और ट्विटर का क्या है आपका? ट्विटर का आपका 2006। अब देखिए कैसे मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया, 2005, 2006। अब इसका ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कैसे याद किया था। देखिए, सबसे पहले कोई भी आता है सोशल मीडिया पे फेसबुक ही चलाता है, क्योंकि जो कोई भी होता है जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, फेसबुक पे सीधे सबसे ज़्यादा जाते हैं जब हम 12th पास कंप्लीट करते हैं। फिर डायरेक्ट हम कहाँ पर आ जाते हैं? यूट्यूब पे। यूट्यूब तो कोई भी चलाता है। ट्विटर कोई चलाता है, क्योंकि वो लास्ट में ही आता है जब सबको इन सब की नॉलेज हो जाती है। तो ऐसे ट्रिक्स आप इसको याद कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंटरनेशनल एक तरीके से ये आप कह सकते हैं करंट अफेयर है, तो मैं आपको इंटरनेशनली जो करंट अफेयर रही हैं अगस्त मंथ की, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फेसबुक आ गया था, तो मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि फेसबुक की एक इन्होंने क्रिप्टो करेंसी लिब्रा इसको लॉन्च किया था, बट इसका नाम भी हाल ही में बदल दिया गया है। इसका नाम कर दिया इन्होंने डायम। तो इसका नाम याद रखिएगा, इनकी क्रिप्टो करेंसी है फेसबुक की, पहले इसका नाम था लिब्रा, अब नाम कर दिया गया है डायम। और जैसे अब 2-3 चीज़ें जैसे देखें, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें अभी हाल ही में एक देश ने शामिल हो गया या इंक्लूड हो गया है। कौन सा है वो? स्वीडन। ठीक है, पहली बात तो ये। बट एक और चीज़ है, 5वां देश बन गया एक और इंक्लूड होने वाला, वो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी बन गया है जिसने इसमें शामिल हो गया है ISA। अब इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2015 में। और इसको किन किन देशों ने करा था? तो भारत और फ्रांस ने ही किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर एकमात्र भारत का जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो भारत में है, वो है गुरुग्राम में इसी का। ठीक है, और 2015 में इसको बनाया गया था। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, गुरुग्राम के पास एक आता है फरीदाबाद। मैं आपको जो एडिशनल नॉलेज होती है बताने की कोशिश करता हूँ। फरीदाबाद में एक लगता है बहुत फेमस मेला, सूरज कुंड मेला। ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो किसका है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है और बहुत फेमस है ये। और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अभी एक और बहुत फेमस न्यूज़ रही थी, उनका नाम क्या था? जैकब। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। जुम्मा, इनको 15 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं।
आप देख लीजिए आप कितनी पावरफुल कंट्री एक तरीके से बोल सकते हैं, और वहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट कानून बोल सकते हैं जहाँ पर उनके प्रेसिडेंट को ही 15 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये कि वहाँ पर उन्होंने कोर्ट का एक तरीके से आदर नहीं करा, कुछ चीज़ इनकी कोई स्टेटमेंट वगैरह रही थी जिसके कारण इनको 15 महीने की जेल दे दी गई, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हेती है एक कहाँ का अफ्रीकन कंट्री है, इसके प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई थी। कौन से थे उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। अब मैं आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बता रहा था, तो यहाँ से स्टैटिक जीके के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक मिस्टेक मैंने 2-3 वीडियो में करी थी, मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि नेल्सन मंडेला, इनका नाम तो हर कोई जानता होगा, ठीक है। ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे, और ये वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी जिसको कहा जाता है, और उसका नाम मैंने आपको गलत बता दिया था, स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, ठीक है। लाइफ है, मैंने वहाँ पे लक बता दिया था, और एक स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट करा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया स्ट्रगल इज़ माई लाइफ है, लक नहीं है, जो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। और ये नेल्सन मंडेला, जिनको भारत का दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी इनको कहा जाता है। देखिए नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी एक फेमस बुक थी। अच्छा, ये पहले भारतीय थे, सेकंड विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में। सन ये पूछा गया एसएससी में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले विदेशी कौन थे? 1987 में मिला था इनको। और ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मैंने आपको कई बार बताया, पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का मैंने आपको बोला, इनको गांधी कहा जाता था, किनको? नेल्सन मंडेला को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और आए थे 1915 में। तो ये कई बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए, तो याद रखिएगा, गए थे 1893 में, आए थे वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, और इन्होंने वहाँ बहुत से काम करे थे दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए इनको नेल्सन मंडेला को वहाँ का गांधी कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का। आप जैसे और चीज़ें बता दूं, 1893 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि 1893 वो साल था जब शिकागो में किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था, और इन्होंने हिंदू धर्म का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए इतना बेहतरीन भाषण दिया था कि वहाँ पर एक बैठी एक आयरिश लेडी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया था। इन्होंने भी हिंदू धर्म की महानता के बारे में बताया था। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन से सन में स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर दिया था वो वाला, तो 1893 में। कहाँ पर दिया था? शिकागो में दिया था, और ये रेलवेज़ में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, अफ्रीका आ गया, और चीज़ें मैं बता दूँ, अफ्रीका और यूरोप को अलग कौन करता है? जैसे यूरोप है और अफ्रीका, इन दोनों को अलग कौन करता है? तो याद रखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर। ये कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। जैसा आप सभी जानते होंगे, भारत है, भारत के बीच में नीचे की तरफ कौन है? श्रीलंका है। तो इसके बीच में एक जल संधि है जिसको कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, पाल्क स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में है? श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये कई बार रिपीट होता है, तो इनको भी याद रखिएगा। जिब्राल्टर जल संधि मैंने आपको बता दी, जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। और ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं क्रॉस करके निकलती हैं। कौन कौन सी है? तो पहली तो भूमध्य रेखा, दूसरी है आपकी कर्क रेखा, और तीसरी है आपकी मकर रेखा। ये तीनों एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये क्रॉस करके निकलती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो रहे थे अभी स्टैटिक वाइज। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इंटरनेशनल करंट अफेयर के हिसाब से। इंटरनेशनल आर्मी गेम्स या मिलिट्री गेम्स कह सकते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किए गए? तो याद रखिएगा, रसिया में, ठीक है, रसिया में इसको आयोजित किया गया था। और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो करंट में रहा था कि अफ़गानिस्तान तो बहुत फेमस रहा है। तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज हो गया। कब हुआ था? 15 अगस्त में इन्होंने एक तरीके से वहाँ पर सत्ता को हथिया लिया था। तो यहीं पर जो हमारे भारतीय जो फंस गए थे उनको निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए भारत ने एक तरीके से ऑपरेशन को चालू किया था। ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है, तो ऑपरेशन देव शक्ति, ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन देव शक्ति को लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा भारत के जितने भारतीय वहाँ बैठे हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके, मतलब उनको वहाँ से यहाँ पर देश में लाया जा सके। और जैसे मैं आपको अफ़गानिस्तान के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। IC-814 जो हमारा एक तरीके से प्लेन था, इसको हाईजैक कर लिया गया था, और मसूद अज़हर को, जो आप सभी जानते हो कि जैश ए मोहम्मद का एक सरगना है, और उसको रिहाई की मांग करी थी। और ये कहाँ पर
इसको लगाया गया था कहाँ पर, इसको लैंड किया गया था कांधार में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने बता दिया। इसका नाम याद रखिएगा IC-814, जिसमें इन्होंने शर्त रखी थी कि इस मसूद अजहर को यहाँ से हमको रिलीज़ किया जाए और हम तभी आपके जो यात्री हैं सारे उनको कांधार से रिलीज़ करेंगे। तो कहाँ पर था कांधार? अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान की एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है खान अब्दुल गफ़ार खान, आप सभी को मैंने कई बार बताया है, खान अब्दुल गफ़ार खान। और इन्हीं को ही सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, मुस्लिमों का गांधी, ठीक है, और बादशाह खां, ठीक है, बादशाह खां कहा जाता है, या कई जगह आप देखेंगे बाचा खां, ये अफ़गानी थे। तो इनकी नेशनलिटी कहाँ की थी? अफ़गानिस्तान की। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और याद रखिएगा। और इनकी समाधि भी कहाँ पर है? जलालाबाद में, जहाँ पर तालिबानियों ने पूरी तरीके से पहले अधिकार कर लिया था, जलालाबाद, ठीक है। तो याद रखिएगा जो चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ये करंट वाइज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैटिक वाइज तो है, ये करंट भी है, क्योंकि अब जानते हैं न्यूज़ में बहुत रह रहा है अफ़गानिस्तान, और इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ अफ़गानिस्तान से इंपॉर्टेंट रिलेटेड, वो आपको मेरे चैनल पर 1-2 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और एक और बता दूं मैं आपको, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग, उसको शुरू किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में। नाम मैं आपको लिख के दे देता हूं, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी या चिल्हाटी बोल सकते हैं, रेल मार्ग को शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और जैसे मैं और आपको बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत की एक रैंक रही है, क्या रही है? 2nd रैंक रही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा था? वियतनाम। तो याद रख सकते हैं आप वैसे, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत का स्थान रहा है 2nd नंबर पे, इसकी रैंक रही है भारत की। और जैसे आप सभी जानते होंगे सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन है। और मैंने आपको कई बार बताया है बिटकॉइन को कब लॉन्च किया गया था? 2009 में इसको बनाया गया था। और किन्होंने बनाया था? जापान के एक व्यक्ति थे, सातोशी, नाम भी लिख के दे देता हूँ क्योंकि स्टैटिक वाइज इंपॉर्टेंट है, सातोशी नाकामोतो ये थे, इन्होंने इसको लॉन्च किया था और जापान के थे, इनकी नेशनलिटी जापान थी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको पहले ही कई बार डिटेल में बताया, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में भारत में कितनी रामसर साइटों को जोड़ा गया? रिसेंटली हाउ मैनी रामसर साइट हैव बीन एडेड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3रा। देखिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो आप मैंने जो आपको यूनेस्को बता दी और रामसर साइट भी याद रखिएगा। इससे पहले मैंने आपको बताई थी 42वीं साइट कौन सी थी? आपकी तसोकर लेक थी, जो कहाँ पर थी? आपकी लद्दाख में थी। ये तो आपको मैंने पहले भी बताई थी। 4 कौन कौन सी जुड़ गई हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 4 कौन कौन सी है वो। तो पहली आपको दिख रही होगी थोल लेक, दूसरी है वाधा वन, ठीक है, तीसरी है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चौथा है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दोनों के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। ये दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है, ठीक है, और ये दोनों आपका कहाँ पर है? गुजरात में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको स्टेट भी याद रखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है आपका हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क मैंने आपको कई बार मेंशन भी किया है, ये भी आपका हरियाणा में है, और ये दोनों हैं आपकी गुजरात में, राइट। तो ये चीज़ें कई बार एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस रह जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे, देखिए 4 तो साइट हो गई जो रामसर साइट बन गई है, तो टोटल अब कितनी हो गई आपकी? 46 हो गई, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पहले बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा कौन सा कन्वेंशन था या कौन सा एग्रीमेंट था जिसके अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है। तो एक तरीके से वेटलैंड आप जानते होंगे, दलदली ज़मीन कह सकते हैं अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं। वेटलैंड जो होते हैं उनको कंजर्वेशन करने के लिए इसको एग्रीमेंट को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पे किया गया था? ये रामसर जगह है, ठीक है, कहाँ पर है ये? आपके ईरान में। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि कौन सी जगह में हुआ था ये, तो ईरान में हुआ था, वहाँ के शहर रामसर में। और देखिए इसी हिसाब से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो ये भी आपको चीज़ें मैं आपको एटलीस्ट जो बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहिए, स्टैटिक वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली फर्स्ट रामसर साइट जो इंक्लूड हुई थी कौन सी थी? चिल्का लेक थी, और ये इसके बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, चिल्का लेक। और ये इसको पहली बार कब इंक्लूड किया गया था? 1981 में। और ये जो कन्वेंशन था 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे इसी से एक और चीज़ याद रखेगा, स्टॉकहोम, ये कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये एक तरीके से सम्मेलन बोल सकते हैं, कहाँ पर हुआ था? 1972
1992 में हुआ था, और स्टॉकहोम से आप जानते होंगे कहाँ पर, स्वीडन में। और एक तरीके से पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जागरूकता रहनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताया गया था इसमें। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में किया गया था। अब लद्दाख से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, पर इससे पहले आप सभी जानते होंगे अभी अनाउंस किया गया था 52वां कौन सा 52nd फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, कहाँ पर इसको बनाया जाएगा? तो ये होगा गोवा में, जो हमेशा होता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट आपको नंबर भी याद रखना है 52nd। ठीक है, 52वां ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। और जो 51वां हुआ था, इसमें फोकस कंट्री कौन थी? तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश। तो ये पूछी गई थी, कोई एग्जामिनेशन हुआ था अभी, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये पूछा गया था कौन सी कंट्री थी फोकस, तो आपका था बांग्लादेश था। और गेस्ट कंट्री बोल सकते हैं, फोकस कंट्री बोल सकते हैं एक तरीके से आप। और लद्दाख आ गया, तो लद्दाख से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त मंथ को एक तरीके से वाटर मंथ, ठीक है, वाटर मंथ एक तरीके से अनाउंस किया है किसने? लद्दाख सरकार के द्वारा। और बस मैं आपको ज़्यादा यही है कि इसमें वाटर को प्रति अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस मंथ को, अगस्त मंथ को वाटर मंथ इन्होंने अनाउंस किया है। और लद्दाख के बारे में मैंने अभी अगस्त के टाइम पे क्या रहा था, वहाँ का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम किस नदी के नाम पे रख दिया गया है? सिंधु रिवर। ठीक है, सिंधु रिवर के नाम पे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो लद्दाख में इस्टेब्लिश की जाएगी उसका नाम रखा जाएगा। और जैसे अब आगे आपका एक और चीज़ मैंने आपको 2-3 महीने पहले बताई थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट था उसका नाम बदल के कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। और इसके जज कौन है? और ये किसी एग्जामिनेशन में जो CHSL हुआ था उसमें पूछा गया था, पंकज मित्तल थे। ठीक है, पंकज मित्तल ये इसके जज थे जो अभी इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, और इसके जज का नाम भी याद रखेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 2025 तक का टारगेट है लद्दाख का कि ये अपने आप को एक तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट बना लेंगे। और इसके लिए समझौता किसके साथ किया इन्होंने? ये आपका जो स्टेट है सिक्किम, क्योंकि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? आपका सिक्किम है। और अच्छा, विश्व का पहला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम भूटान। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको स्टैटिक वाइज बता देता हूँ लद्दाख की, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हमारा ये स्टेट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हेमिस नेशनल पार्क ये सबसे ऊंचाई में स्थित नेशनल पार्क है भारत का, और यहीं पर हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में आपका। और जैसे मैं आपको बता दूं ये किस चीज़ के लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड जो होता है आपका, स्नो लेपर्ड, उसके लिए फेमस है। और ये पूछा भी गया एग्जामिनेशन में SSC के CHSL में। अच्छा, ये बताइए स्नो लेपर्ड कौन से स्टेट का एक तरीके से राजकीय पशु बोल सकते हैं, कौन सी जगह का है? ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बताया था, भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? उत्तराखंड में किया गया था इसको। और किसकी मदद से किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, कंट्री थी नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की मदद से इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन को। और अब मैं आपको स्टैटिक वाइज बता रहा था, हेमिस नेशनल पार्क जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वहाँ आपका है लद्दाख में। देखिए यहाँ पर क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है हेमिस से, एक था हेलिस नेशनल पार्क, कौन सा? हेली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में। इसका नाम पहले क्या था? हेली नेशनल पार्क, जिसको आज के टाइम पे कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये भी कई बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेली अलग है, हेमिस नेशनल पार्क अलग है। और जैसे यहाँ पर भारत का सबसे ठंडा इलाका है कौन सा? द्रास, ये आप सभी को पता होगा और मैंने आपको कई बार बताया। द्रास सेक्टर पे ही करगिल वॉर हुआ था 1999 में, 1990 में। और इसमें कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन विजय। और मैंने आपको जुलाई मंथ में बताया था ऑपरेशन विजय को ही कहा जाता है जब ये 26 जुलाई को कंक्लूड कर दिया गया था कि जितने पाकिस्तानी थे सबको मार के भगा दिया गया था। तो उसी दिन करगिल विजय दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई। ठीक है, ये कंक्लूड किया गया था ऑपरेशन विजय। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे ठंडा इलाका है द्रास, जहाँ पे करगिल वॉर हुआ था, बट ये विश्व का सबसे सेकंड ठंडा प्लेस माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत का पहला और विश्व का सेकंड। अच्छा, ये सेकंड है विश्व का, तो पहला कौन सा है? तो साइबेरिया। आप सभी जानते होंगे बहुत ठंडा इलाका है साइबेरिया। फर्स्ट नंबर पे साइबेरिया है, सेकंड नंबर पे द्रास है। और भारत का जब ठंडा हो गया तो सबसे गर्म कौन सा है? चुरू। ये SSC के CHSL में पूछा गया था। चुरू इलाका जो है आपका, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है,
तो ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे गर्म माना जाता है। और करगिल वॉर के बारे में आपको बता दिया, 1999 में हुआ था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, है कहाँ पर ये हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल, ये कहाँ पर है आपका लेह में, ठीक है। और लेह कहाँ पर है आपका लद्दाख में। और मेट्रोलॉजिकल को कह सकते हैं मौसम विज्ञान के लिए जो आपकी होती हैं सेंटर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और सबसे ऊंचाई पर है, लेह में है, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में हरेली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, इन विच स्टेट वाज हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेट रिसेंटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, छत्तीसगढ़। देखिए हरेली हो गया एक, मैंने आपको बताया था हरेला, ठीक है, ये कहाँ पर मनाया गया था, ये उत्तराखंड में मनाया गया था। तो दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, हरेला उत्तराखंड में, हरेली आपका छत्तीसगढ़ में। जो अब अगस्त मंथ में रहे हैं फेमस फेस्टिवल मैं आपको बता देता हूँ जो भी मनाए गए थे। अभी मनाया गया था एक बंगस आवाम मेला, ये कहाँ पर मनाया गया था, ये आपका JNK में, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मैं आगे बताऊंगा आपको, जो स्टैटिक वाइज पूछा जाता है। ये करंट के बता रहा हूँ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हरेला हो गया, हरेली हो गया, बेगस जो हो गया आपका आवाम मेला, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। अभी हाल ही में आदिपुरम, ये बहुत फेमस है आदिपुरम, ये फेस्टिवल मनाया गया था तमिलनाडु में, तो ये भी याद रखिएगा। और कुछ मैं आपको फेस्टिवल बता देता हूँ जो अभी हाल ही में रहे थे, जैसे मैंने आपको ये 2-3 तो बता दिए। और स्टैटिक वाइज भी याद रखिएगा, खीर भवानी मेला, ये कई बार पूछा जाता है, खीर भवानी मेला, ये कहाँ पर होता है आपका JNK में होता है। और आदिपुरम मैंने आपको बता दिया तमिलनाडु में मनाया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्टैटिक वाइज पूछा जाता है हमारे एग्जामिनेशन में, कौन सा है आपका, नुआखाई फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया जाता है आपका, ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा के और 2-3 बता दूँ, स्टैटिक वाइज बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन रखिएगा, करंट के हिसाब से नहीं बता रहा। कौन सा, धनु जात्रा, ये जात्रा होता है, कई जगह लोग बोलते हैं यात्रा है, धनु जात्रा, ये आपका कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। राजा पर्व या इसको फेस्टिवल बोल सकते हैं आप, ये भी ओडिशा में मनाया जाता है। बाली यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाली यात्रा, ये भी आपका ओडिशा में। तो चारों याद रखिएगा, बाली यात्रा, राजा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल और धनु यात्रा, ठीक है, ये सारे ओडिशा के हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था, तमिलनाडु भी याद रखिएगा, यहाँ पर मनाया जाता है पोंगल, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। पोंगल हो गया आपका तमिलनाडु में, अटूकल पोंगल हो गया आपका केरला में। और यहीं पे जल्लीकट्टू जिसको कहा जाता है जल्लीकट्टू फेस्टिवल भी आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जैसे आपको बता दूं हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है आपका, नागालैंड में मनाया जाता है। और इसी का अपोजिट है, इसका नाम देखिए, हॉर्नबिल तो आपको हो गया नागालैंड, बट अगर पूछा जाएगा पक्के पागा, मैं नाम आपको सारे लिख के दे रहा हूँ, फिर लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तीनों बोल सकते हैं, इसका नाम एक ही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो कन्फ्यूज़न मत करिएगा, हॉर्नबिल आगे आएगा तो नागालैंड, और ये तीनों नाम इकट्ठे आ गए, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने आपको करंट में अभी कुछ पहले बताया था, काला घोड़ा महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया था आपका, महाराष्ट्र में मनाया गया था। और जैसे अटूकल पोंगल मैंने आपको बता ही दिया। एक और याद रखिएगा, ओणम, ये स्टैटिक वाइज रखिएगा, स्टैटिक जो बता रहा था उनको नोट डाउन रखिए, ये केरल में मनाया जाता है, बहुत फेमस है ओणम। सूरजकुंड मेला मैंने आपको बता दिया, फरीदाबाद में मनाया जाता है। तो ये जो फेमस रहे थे। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में, लिख देता हूँ, खर्ची पूजा, ये कहाँ पर आपका मनाया जाता है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी किस मंत्रालय द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IT मिनिस्ट्री, ठीक है, IT मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और ये ज़रूरी है, अब देखिए इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो थीम भी नोट डाउन कर लीजिए। इसकी थीम है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, मैं लिख देता हूँ, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये तो बाकी आप लिख ही लेंगे, फॉर डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये कहाँ पर है इसकी थीम, याद रखिएगा, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी पहली बात IT मिनिस्ट्री ने करी थी, थीम भी याद रखिएगा। और IT मिनिस्टर कौन है ये आप बताइए, तो इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ये तो सभी जानते होंगे, जो अभी हाल ही में कैबिनेट के नए मंत्री बने हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बता दूं, जैसे 2-3 महीने पहले बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरनेट जो एक्सप्लोरर था उसका नाम बदल दिया गया था, या उसके हिसाब से आप कह सकते हैं नया लेकर आए थे। क्या नाम था उसका, माइक्रोसॉफ्ट
एज, ये भी याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है, बहुत फेमस कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं, अभी गूगल ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था एक तरीके से, प्रोजेक्ट लून, ठीक है, प्रोजेक्ट लून। ये किसने करा था, यह आपका था गूगल, प्रोजेक्ट लून को लॉन्च किया था। और ये है क्या एक तरीके से, इसमें था कि जितने आपकी जगह हैं, बहुत छोटी छोटी जगह जहाँ पर बहुत दूर दूर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पाता, तो गूगल ने इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट लून किया था। और आप सभी को अभी एक और बता दूं, अगस्त मंथ की बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट जो आप सभी जानते होंगे किसकी पेरेंट कंपनी है, ये आप बताइएगा, ये कई बार डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। ये अल्फ़ाबेट की एक नई कंपनी बना दी गई है, कौन सी है, उसका नाम इंट्रिनसिक। और ये मैंने आपको कई बार वोकैबुलरी में बताया, इसका मतलब क्या होता है, मूलभूत, ठीक है, फंडामेंटल आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम याद रखेगा, किसने बनाया है, ये अल्फ़ाबेट कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, जायद तलवार 2021 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक है। इसके साथ भारत और इनके बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है। अब युद्ध अभ्यास हुए हैं तो मैं आपको दो तीन रहे हैं जो इस बार अगस्त में, कौन कौन सा, एक हुआ है कोंकण, ठीक है, कोंकण, ये किन किन के बीच में हुआ है, भारत और UK के बीच में हुआ है, पहली बात ये क्लियर हो गई होगी आपको। और एक और बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है, अल मोहद अल हिंदी, ये किन के बीच में हुआ है, सऊदी अरब और भारत के बीच में, अल मोहद अल हिंदी, ये किन के बीच में हुआ है, भारत और सऊदी अरब के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है जो अगस्त में हुआ है। मैं आपको लास्ट के कुछ मंथों के भी रिकॉल करा देता हूँ, कई लोग बोलते हैं आप रिवाइज भी करा दीजिए, जैसे कि खंजर, ठीक है, ये खंजर किन किन के बीच में हुआ था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, कौन सी जगह में हुआ था, बिश्केक में, ठीक है, बिश्केक में हुआ था। जैसे संप्रीति बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। एक होता है इक्यूवेरिन, ये भी ज़रूरी है क्योंकि करंट क्या है, ये किन किन के बीच में हुआ था, भारत और मालदीव के बीच में हुआ था जो हमारी पड़ोसी कंट्री है। तो और मैं आपको बता दूं, सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। और जैसे आप सभी को पता होगा, युद्ध अभ्यास अभी हुआ था कुछ समय पहले, उसका नाम ही युद्ध अभ्यास था, ये किसके बीच में हुआ था, भारत और आपका USA के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत की सबसे हल्की मेट्रो रेल कहाँ पर बनेगी, वेयर विल इंडियाज़ लाइटेस्ट मेट्रो रेल विल बी बिल्ट, कहाँ पर बनेगी, ये आपका पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में बनेगी, पुणे में। अब मेट्रो आ गया है तो ये तो स्टैटिक के हिसाब से, करंट के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट हो गया, स्टैटिक के हिसाब से भी याद रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको कुछ समय महीने पहले बताया था और ये ज़रूरी है, फर्स्ट भारतीय एक तरीके से कह सकते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पर ये शुरू की गई थी, ड्राइवरलेस, जिसमें ड्राइवर नहीं था, कौन सी मेट्रो थी ये, दिल्ली मेट्रो, बहुत न्यूज़ में रही थी, तो ज़रूर याद रखिएगा करंट के हिसाब से। अच्छा, भारत की पहली मेट्रो कौन सी है, जो सबसे पहली थी वो थी आपकी कोलकाता मेट्रो, जब उसको 1984 में लॉन्च किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, हमारी पहली मेट्रो थी कोलकाता मेट्रो। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कोलकाता मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो एक तरीके से कह सकते हैं बनने वाली है, कोलकाता मेट्रो ही है, ठीक है, कोलकाता। और ये कौन सी नदी के नीचे बहेगी, एक तरीके से चलेगी, हुगली नदी के नीचे। और जैसे मैं और बताऊं आपको, और ये आप सभी जानते होंगे, कोलकाता मेट्रो एकमात्र ऐसी मेट्रो है जो भारतीय रेलवे या इंडियन रेलवे के जोन में इंक्लूड है या शामिल है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है, बस इतने याद रखिएगा। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कई बार पूछा जाता है, तो उनका नाम है E श्रीधरन, इनका नाम याद रखेगा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। जैसे टाइगर मैन जिनको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है, तो ऐसे निक नेम भी पूछे जाते हैं, तो इतना नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट कुणाल बसु। अगस्त मंथ आ गया तो उसकी सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं मैं आपको इसमें कंपाइलेशन करके जो हमेशा प्रोवाइड कराता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट जो अगस्त मंथ में रही है, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कौन सी है, अच्छा इससे पहले मैंने आपको बता दूँ, जो 2-3 बुक्स जो फेमस रही थी उनको एटलीस्ट आपको याद रखना है। कौन सी, जैसे होम इन द वर्ल्ड, ये अमृत सेन की थी, ठीक है, होम इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इनका नाम याद रखेगा, होम इन द वर्ल्ड। जो फेमस जो ऑथर होते हैं ना उनके हमको याद रखने ही पड़ते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था द लिविंग माउंटेन, ये किनकी थी, ये अमिताभ घोष की थी, फेमस राइटर थे ये, ठीक है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज़, ये किनकी है, लुसियानो की, तो इनका नाम याद रखिएगा। लेपर्ड डायरीज, द
ये 2 बार कन्फ्यूज़न हो गई, इसको काट दीजिएगा। रिजॉर्ट इन इंडिया, तो ये कौन हो जाएगा, रिजॉर्टे होता है ये, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन हो जाएंगे, संजय, इसके राइटर हो जाएंगे संजय गुब्बी। फिर इसके बाद आ जाता है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, तो इसके राइटर हो जाएंगे मनन भट्ट। इसके बाद आ जाता है कौन सा, द ईयर वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर ओल्ड, कौन है इसके, बिरसा जैन, ठीक है, बिरसा जैन। तो ये जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। वैसे तो बहुत सारी अगस्त की आती हैं, आपको बस इन्हीं को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, कौन है, सुधा मूर्ति, और इनका नाम तो हर कोई जानते होगा, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये इन्फोसिस की, जो मैंने आपको बताया था, इन्फोसिस IT कंपनी एक तरीके से भारत की, और उसके एक तरीके से कह सकते हैं को फाउंडर हैं, और एग्जैक्टली बोलते हैं तो इन्फोसिस के इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1981 में, और उसके फाउंडर थे नारायण मूर्ति, ठीक है, नारायण मूर्ति नाम है, और ये उनकी वाइफ है, तो एक तरीके से कह सकते हैं को फाउंडर थी सुधा मूर्ति। तो इनकी बुक ये ज़रूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, इसके राइटर हो जाएंगे पवन वर्मा। इसके बाद आ जाता है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, और इसके राइटर कौन से हो जाएंगे, दोनों हैं, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, इन दोनों ने इसको लिखा है। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में मैंने आपको कई बार पहले बताया है, लोकनायक इनको कहा जाता था, मान्यता थी जयप्रकाश नारायण की, लोकनायक। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया था जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इन्होंने बहुत ही विरोध करा था, और इसलिए इन्होंने जो एक तरीके से संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, एक रेवोल्यूशन इन्होंने लॉन्च किया था, शुरू किया था कि इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने। तो कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। इसके बाद कौन सी आ जाती है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है, द हैंड बुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे आप जान रहे होंगे कि बहुत ही इस पे काम किया जा रहा है आपका, कौन सी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। फिर है अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, रमेश नारायण की है। इसके बाद आ जाता है द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर, प्रशांत देसाई की है। इनके बाद हम देख लेते हैं कौन से, इनके बाद है लास्ट शिफ्टिंग ऑर्बिट्स रिकॉर्डिंग द ट्रेजेक्टरी द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, अमिताभ कांत, सुपर इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा इस बुक को, ज़रूर एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस हैं इस बुक के, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा, भारत की रैंक है सेकंड, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, चाइना, सेकंड नंबर पे है भारत, और तीसरे नंबर पे है USA। सबसे बड़ी बात, USA को इंडिया ने पीछे कर दिया, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए एक तरीके से। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स मतलब होता है कि एक तरीके से आपके देश में कितना मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। बट चाइना फर्स्ट नंबर पे, ये अच्छा नहीं है इंडिया के हिसाब से, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको रैंक बता दी। अब बात कर लेते हैं कुछ और रैंक बता दूं, जैसे QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़, ये रैंकिंग के हिसाब से, स्टूडेंट के लिए अच्छी रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो लंदन है पहली बात। इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया का शहर है इसमें मुंबई, 106 नंबर पे है। क्या है इसका, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट के लिए कौन सी कंडीशन अच्छी, कौन सा शहर अच्छा है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, तो उसमें आया है भारत का रैंक मुंबई का 106, जो नंबर 1 पे है भारत के हिसाब से, और वर्ल्ड में है 106। और वैसे वर्ल्ड में देखें तो लंदन नंबर 1 पे है। और चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे WTO ने एक रिपोर्ट निकाली है 2019 की, ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रैंकिंग, इसमें भारत की रैंक क्या रही है, तो 9th नंबर पे भारत रहा है। फर्स्ट रहा है यूरोपियन यूनियन, और इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और जहाँ पर ब्रुसेल्स में 2 बहुत बड़े हेडक्वार्टर है, एक तो है नाटो का और दूसरा है यूरोपियन यूनियन का, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। और इस रैंक में मैंने आपको बता दिया 9th रैंक है, क्या है ये, ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट रैंक में। और रैंकिंग देख लेते हैं, देखिए इंस्टॉल्ड, मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूँ, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें रैंकिंग में भारत का रैंक रहा है, कितना रहा है, 4th रैंक रहा है, ठीक है, 4थे नंबर पे भारत रहा है। और अगर देखिए सोलर एनर्जी में देखें तो इसमें भारत की रही है 5th नंबर पे रहा है, और विंड एनर्जी इसमें भारत का रैंक रहा है 4th। तो याद रखिएगा, वैसे इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी को अक्षय ऊर्जा, तो हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। अक्षय ऊर्जा में भारत की रैंक रही है 4th, और वैसे मैंने आपको सारी
स्टेटमेंट बता दी जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है यहाँ से, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अभी अगस्त में इतनी इंडेक्स नहीं निकले थे तो मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त को मनाया गया था। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट इतना डे नहीं है, बट अगस्त मंथ की जितनी इंपॉर्टेंट डेज़ है मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सारे आपको बता दूँ, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। सारे जो इंपॉर्टेंट डेज़ है यहाँ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो आपका मुस्लिम वुमेंस राइट डे, ये कब है? ये आपका है 1 अगस्त को बनाया गया था। है क्या, एक तरीके से आप सभी जानते होंगे 1 अगस्त 2019 को जो ट्रिपल तलाक है उसके लिए लाया गया था, क्योंकि जो भी होते हैं आपराधिक उसको श्रेणी में डाला जाएगा जो ये ट्रिपल तलाक की कंडीशंस को या अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मुस्लिम वुमेंस राइट डे, इसको 1 अगस्त को मनाया गया। अब जो इम्पॉर्टेंट है इसके बाद आ जाता है 6 अगस्त। ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। 6 अगस्त को क्या था, इसमें अमेरिका ने जापान पे बम फेंका था। कौन सा बम था, तो उसका नाम भी याद रखेगा, लिटिल बम, ठीक है। नाम क्या था उसका, लिटिल बम। नाम भी मैं आपको लिख देता हूँ, लिटिल बम था उसका नाम। और 6 अगस्त 1945 में यूएसए ने उस पर जापान में फेंका था। और देखिए परमाणु बम आ गया, तो परमाणु से मैंने आपको कई बार बताया, याद रखेगा। परमाणु बम का हथियार ये जो बनाया था, किन्होंने बनाया था, ओपेनहाइमर ने। इनका नाम मैंने आपको कई बार बोला, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये पूछा जाता है इनका नाम, ओपेनहाइमर, और इन्होंने ही बनाया था परमाणु बम को। कौन सा प्रोजेक्ट था जिसमें परमाणु बम को बनाया गया था, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी, नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। इसमें इसको लॉन्च किया गया था। और कहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था भाई, परीक्षण तो पहली बार हो गई ना, तो परीक्षण हुआ था आपका अलामोगार्डो में, अलामोगोर्डो, ये कहाँ पर है आपका, इसका नाम याद रखिएगा, न्यू मैक्सिको में है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पीसीएस एग्जामिनेशन जैसों में, तो ये आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, नेशनल हैंडलूम डे, ये कब मनाया गया आपका, 7 अगस्त को मनाया गया था। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका 8 अगस्त, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब मनाया गया था, अभी 8 अगस्त को। और सभी जानते होंगे ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, तो ये 1942 में चलाया गया था 8 अगस्त को, इसलिए इसको मनाया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को, थीम के साथ। अब देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सॉरी ये छूट गया, कौन सा, जेवलिन थ्रोइंग डे, ये 7 अगस्त को मनाया गया था। क्यों, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। तो ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड मेडल था, इसलिए इस डे को कौन सा मनाया गया, जेवलिन थ्रोइंग डे। अच्छा नीरज चोपड़ा आ गया ना, तो नाम याद रखेगा, इनको ही रैंकिंग आई थी जेवलिन थ्रो में, इनकी 2nd रैंक रही है। पहले क्या थी इनकी रैंक, 14th। अभी क्वेश्चन आगे आएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। जेवलिन थ्रोइंग डे में ये मनाया गया था आपका 7 अगस्त को, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्विट इंडिया मूवमेंट बता दिया। फिर आपका वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को, ये इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आ जाता है आपका 9 अगस्त, ये कौन सा आपका, नागासाकी डे। इसमें कौन सा बम फेंका गया था, फैटमैन, ठीक है, उसमें लिटिल बम फेंका गया था। 9 अगस्त 1945 को जापान पे अमेरिका ने दूसरा बम फेंका था, कहा था कि आत्मसमर्पण कर दो, तो इन्होंने 6 अगस्त तक तो करा नहीं था। फिर दोबारा दूसरा बम फेंका और यही बम था फैटमैन जिसका नाम था, तो ये भी याद रखिएगा। और शहर का नाम था, पहला आपका हो गया है हिरोशिमा, दूसरा हो गया नागासाकी, डेट के हिसाब से, राइट। तो इतने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट डे है, ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे मैं 10 अगस्त आ गया, आपका लायन आ गया, तो टाइगर याद रखिएगा। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था लास्ट मंथ में कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया था, ये इससे इंपॉर्टेंट है लायन डे से, ठीक है। इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाया गया था, 29 जुलाई में। और इसकी थीम भी पूछी जाती है कई बार, तो इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, ठीक है। तो ये मैंने सारे बता रखे, इसलिए नोट डाउन कर सकते हैं आप, पहले भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, राइट। तो और चीज़ें हो गई। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, ये 10 अगस्त को मनाया गया था। थीम इसकी थी द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट, तो ये आपका हो गया 10 अगस्त का। और अगर देखें और अच्छा एक और चीज़ याद रखेगा, मैंने आपको बताया नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर ये पूछा गया था कई बार एग्जामिनेशन में, इस बार के CHSL में फिर रिपीट हुआ था, 1973 को लॉन्च किया गया था। अच्छा ये भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लॉन्च किया गया था, तो 1992 में, 1992 में। तो ये क्वेश्चन जो मेरे को याद आ गया मैंने आपको
बता दिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को सुपर इम्पॉर्टेंट डे है अगस्त का ये, और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। तो ये 12 अगस्त को मनाया गया, तो ये याद रखिएगा। और मैंने आपको कई बार पहले बताया है कि 12 अगस्त को तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, बट 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है उस दिन, राइट। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ये कब मनाया गया था आपका, 13 अगस्त को। कुछ खास बताने वाली बात इसमें है नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसके बाद आ जाता है 19 अगस्त, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ये 19 अगस्त को बनाया गया था, राइट। और इसकी थीम बहुत ज़रूरी है, हैशटैग द ह्यूमन रेस। अब कौन सा आ जाता है, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे। फिर इसके बाद आ जाता है वुमेंस इक्वलिटी डे, और फिर आ जाता है 26 अगस्त के बाद 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। और ये दोनों डे सुपर इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ज़रूर पूछे जाते हैं। वुमेंस इक्वलिटी डे क्या एक तरीके से, क्योंकि देखिए यूएसए ने 1920 में वुमेंस के लिए एक तरीके से वोट देने का अधिकार को मान्यता दी थी 1920 में, इसलिए इसको मनाया जाता है वुमेंस इक्वलिटी डे। बट ये ज़रूरी नहीं कि यूएसए पहली कंट्री थी कि इन्होंने वुमेंस के लिए एक तरीके से वोट का अधिकार दिया था। पहली कंट्री थी न्यूजीलैंड, और इन्होंने 1893 में इसको अधिकार दिया था। और मैंने 1893 से आपको बताया था, इसी दिन दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, और मैंने उनके बारे में बताया था। शिकागो में विवेकानंद जी ने एक लेक्चर दिया था हिंदू धर्म के लिए। तो ये ऐसे लिंक करेंगे तो सन के साथ भी आपको दिक्कत नहीं करेगा, राइट। अब देखिए लास्ट का जो आपका डे है नेशनल स्पोर्ट डे, ये 29 अगस्त को मनाया गया था। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में, या उनकी जयंती बोल सकते हैं। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। कई एग्जामिनेशन पूछा गया है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, और इन्हीं को हॉकी के जादूगर के हिसाब से तो इनको मान्यता है। बट अभी हाल ही में अगस्त में आप सभी को पता ही चल गया होगा, राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नाम बदल के इनके नाम पे रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। और 9-8 महीने पहले की बात मैं अगर बताऊं आपको, 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में, बट उसकी रकम बढ़ा दी गई थी, 25 लाख उसको कर दिया गया था। तो ये इतने याद रखेंगे तो याद रहेगा, आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, सन पूछा जाता है, तो 1991 से 1992 ये सन था, टाइम पीरियड था जब प्रदान किए गए थे। और विश्वनाथन आनंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 83वां, सीआरपीएफ आप जानते होंगे, सीआरपीएफ इन्होंने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बट इसको पहले क्या कहा जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। तो ये भी याद रखिएगा, जब ये अंग्रेज़ों के हम अधीन थे तब ये इसका नाम ये था, क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई थी 1939 में, इसलिए इसको पहले कहा जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, ठीक है। और इसका मोटो कई बार पूछा जाता है, तो मोटो याद रखिएगा, सर्विस एंड लॉयल्टी। मैं लिख देता हूँ, सर्विस एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बता रहा था, तो इस बार के 2020 में किन कौन को मिले थे, 5 व्यक्ति थे। पहले थे रोहित शर्मा, क्रिकेट से संबंध है उनका। दूसरी थी मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद थे रानी रामपाल, जो महिला हॉकी टीम थी उसकी कप्तान थी। फिर इसके बाद मरियप्पन थंगावेलु, और इसके बाद थे 5वें नंबर के विनेश फोगाट, जो कुश्ती से संबंधित है। और मरियप्पन थंगावेलु एक तरीके से पैरालंपिक में, आप सभी को पता होगा, इनको अभी हाल ही में कह सकते हैं कि पैरालंपिक के लिए ध्वजा, जिसको कहा जाता है फ्लैग बियरर, ठीक है, जो ध्वजारोहण करके चलते हैं, और वो उनका नाम बदल दिया गया है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इतना याद रखिएगा, 5 व्यक्तियों को मिला था, नाम सारे बता दिए, उनके खेल भी याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी किनको बनाया गया है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, गलत हो गया है, तो याद रखिएगा वाइस चीफ ऑफ नेवी है, ठीक है, आर्मी नहीं है। किनको बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एस.एन. गोरमडे। तो इनका नाम याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो अगस्त में रही है वो सारे आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सारे अगस्त के ही हैं, ठीक है। तो पहले कौन से हो गए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं, राकेश अस्थाना बने हैं। इनके बाद आ जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं, दीपक, ठीक है, दास है इनके साथ, नाम भी याद रखेगा, दीपक दास थे ये, इनको मिला है। फिर बीएसएफ के डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, पंकज कुमार सिंह। ये सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, वैसे नहीं बहुत सारी आती हैं,
बट आपको यही याद रखना है। और बीएसएफ के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में, 1965 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मोटो बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जाता है, ड्यूटी अनटू डेथ, ये भी याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि एक और चीज़ बताइएगा, एसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? 1975। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, वैसे दिमाग में आ गया तो बता दिया, पूछा नहीं गया आज तक, बट हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा है? इंडियन एम्बेसडर इन जर्मनी कौन बने हैं? हरीश। तो इनका नाम याद रखिएगा, वैसे पूरा नाम है इनका, हरीश का पूरा नाम पार्वथ नैनी, नाम मैं आपको लिख के दे देता हूँ, पार्वथ नैनी, बट आपको स्टार्टिंग का नाम याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन बने हैं? अभय कुमार सिंह, ठीक है, अभय कुमार सिंह बने हैं। और सहकारिता मंत्रालय जिसको कहा जाता है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था जर्मनी में बने हैं आपके कौन से सेक्रेटरी, इंडियन एम्बेसडर बने थे हरीश, बट यूएसए में कौन बने थे? तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, यूएसए में बने थे तरणजीत संधू, ये मैंने आपको 2-3 महीने पहले बताया था शायद, तो याद रखिएगा, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है हमारी एलआईसी की, एमडी कौन बने हैं? मिनी आईपे बने हैं एलआईसी के। अच्छा, एलआईसी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1956 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और अध्यक्ष बने थे इसके एमआर कुमार, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। आगे हमारे डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे कौन बने हैं? धृति बनर्जी बनी है, जियोलॉजिकल। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बनाया कहाँ पे गया था? इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी, बट इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ज़रूर याद रखिएगा, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेंस कमीशन कौन बनी है? रेखा शर्मा। और ये सुपर इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बनी है। नेस्कॉम की कौन बनी थी? नेस्कॉम जिसको कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, NASSCOM, इसकी फर्स्ट महिला एक तरीके से कह सकते हैं चेयरमैन या हेड कौन बनी थी? तो उनका नाम याद रखिएगा, रेखा मेनन। क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे मिलते हैं इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। 2-3 महीने पहले बताया था नेस्कॉम की बनी थी। और नेस्कॉम की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? नेस्कॉम, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, ये ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। और इसी के साथ एक और की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी NHAI, ये भी याद रखिएगा, दोनों की 1988 में ही हुई थी, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेस्कॉम, और दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ऐसे ही मैंने आपको कई बार बोलता हूँ, लिंक करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे DRDO, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958। और ऐसी कौन सी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है? नासा, इसकी भी 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो दोनों याद करने में दिक्कत नहीं होगा ना, तो ऐसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने आपको एक और बताया था, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन कौन बनी थी, या चेयरपर्सन कह सकते हैं? उज्ज्वला सिंघानिया। तो ये जो मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ, नोट डाउन करते रहिए। जैसे कि सेल, जिसको कहा जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला चेयरपर्सन कह सकते हैं कौन बनी थी? सोमा मंडल। सोमा मंडल, महिलाओं के हिसाब से सारे मैं आपको बता रहा हूँ, सोमा मंडल बनी थी। तो इन सभी के नाम आपको पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कमलेश कुमार पंत, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से कह सकते हैं आप, अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में आप सभी जानते होंगे तालिबान ने एक तरीके से अधिकार कर ही लिया है अफ़गानिस्तान में, बट इसी बीच में अफ़गानिस्तान के नए सेना प्रमुख बने थे, हो सकता है पूछे जाएँ, तो याद रखिएगा उनका नाम था हिबुतुल्ला अलीजाई। नाम लिख देता हूँ मैं, हिंदी में ही लिख पाऊँगा, हिबुतुल्ला अलीजाई इनका नाम था। और नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने आपको, न्यूज़ में बहुत नाम था क्योंकि वहाँ पर उनके जो सेना प्रमुख थे एक तरीके से काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको बनाया गया था, ठीक है। तो आगे मैं और बता देता हूँ आपको। इसके बाद हमारे आ जाते हैं चेयरमैन ऑफ MAMI, इस फिल्म फेस्टिवल, इसकी कौन बनी है? तो याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा बनी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म है इसकी मुंबई एकेडमी ऑफ मूवी इमेज, ठीक है, MAMI। फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद भी कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से
ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, वंदना कटारिया। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उत्तराखंड सरकार ने इनको बनाया ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, महिला डिपार्टमेंट के लिए। तो ये तो पहली बात हो गई। और 3 गोल करने वाली हैं, कौन से स्टेट की हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, वंदना कटारिया। अब जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो जुलाई मंथ में आपकी अगस्त मंथ में जो भी रही हैं आपकी, वो सारी मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन फॉर इंडिया किन्होंने जीता है? पीवी सिंधु ने। अब टोटल जितने मेडल आए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने वैसे अभी के नहीं बताए थे, करंट के आपको मैं बता देता हूँ। टोटल कितने मेडल आए हैं? 7। पहला कौन सा है? गोल्ड आया 1, ठीक है। और वो कौन से? हमारे नीरज चोपड़ा लाए थे। 7 प्लेयर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले कौन से थे हमारे? सबसे पहला मेडल हमारा था मीराबाई चानू। और ये नंबर वाइज भी पूछा जाता है कि हमारे देश के लिए पहला टोक्यो ओलंपिक में मेडल किन्होंने जीता था। तो मीराबाई चानू। कौन सा लिया था उन्होंने? सिल्वर मेडल लिया था। इसके जस्ट कुछ टाइम के बाद किन्होंने लिया? सेकंड हमारा मेडल आया था हमारा पीवी सिंधु, ठीक है। फिर इनके बाद आई थी हमारी तीसरी, अच्छा कौन से स्टेट की हैं? तो याद रखिएगा हैदराबाद की। और जो आपको मैं बता रहा हूँ मीराबाई चानू, उन्होंने जो हमारा पहला मेडल लिया था सिल्वर में, वो थी मणिपुर की। अच्छा देखिए, याद रखिएगा कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली महिलाएं वो। वैसे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी सिडनी ओलंपिक में कौन? कर्णम मैलेश्वरी। और मैंने इनके बारे में आपको कई बार बताया, आंध्र प्रदेश की हैं कर्णम मैलेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल लिया था। भारत की पहली महिला कोई भी खेल में टोक्यो ओलंपिक में पदक लेने वाली थी, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में। और अभी हाल ही में मैंने आपको करंट के हिसाब से बताया था, दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इनको चांसलर बनाया गया, वाइस चांसलर। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था, पहला आपका आया था मीराबाई चानू के नाम पे, सेकंड आपका आया था पीवी सिंधु, तीसरा आपका आया था लवलीना का, ठीक है। लवलीना कौन से स्टेट के हैं? ये असम की। इनका स्टेट ज़रूर याद रखेगा। और यहीं से एक और स्टेट से आती है हिमा दास, जो असम की है। तो ये भी कई बार पूछा था। ढींग एक्सप्रेस इनका नाम है। तीसरा अवार्ड आपका, तीसरा मेडल हो गया। 69 कैटेगरी में लाई थी ये, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हमारा था चौथा मेडल हमारा था पुरुष हॉकी टीम ने हमारा ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अच्छा इनका तो मैंने आपको बताया नहीं कि पहला तो सिल्वर हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने पीवी सिंधु ने जीता था, और तीसरा हमारा था लवलीना का, इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद हम आ जाते हैं पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने भी हमारा ब्रॉन्ज जीता था। 5वें नंबर पे हमारे कौन सा आ गए? आपके रवि दहिया, जिन्होंने रेसलिंग में हमारा सिल्वर मेडल लिया था। फिर इसके बाद 6ठे नंबर पे आपके आ जाते हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने इनसे पहले जीत लिया था, दोनों का एक ही दिन में मैच हुआ था, टाइमिंग का थोड़ा सा अंतर था। बजरंग पुनिया जी ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। और लास्ट में हमारा आ जाता है 7वें नंबर पे, वो थे हमारे जेवलिन थ्रो, जिन्होंने कौन थे? नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो 7 प्लेयरों के मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने कौन कौन से मेडल लिए थे। जल्दी में इसलिए बताया क्योंकि नॉर्मली सभी जानते होंगे, मैच वगैरह भी सभी ने देख ही लिए होंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं जो टोक्यो ओलंपिक के बारे में। एक और चीज़ याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको बता दूं, ये कौन सा एडिशन था? 32nd, जिसको कहा जाता है 32 नंबर पे। एक और याद रखिएगा, देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने शायद सिल्वर मेडल लिया इस बार के पैरालंपिक में। पैरालंपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा क्योंकि अभी चल ही रहा है, तो इसमें इसलिए वीडियो मैंने आपको बताया नहीं इसमें डिटेल में। देवेंद्र झाझड़िया, और ये जेवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, तो इनका भी याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मोनाको में है, ठीक है, मोनाको में। और जैसे हम बात कर रहे थे एक्टिविटी के बारे में, फ्लैग बेरेयर कौन बने थे पैरालंपिक में? टेकचंद। जैसे मैंने आपको बोला था, पहले कौन थे? मरियप्पन थंगावेलु, बट ये कोविड-19 के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए थे, इसलिए इनको हटा दिया गया इससे और इनको बना दिया फ्लैग बेरेयर कौन बने हैं? टेकचंद। और वैसे अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक में कौन बने थे? एक तरह से कह सकते हैं इनॉग्रेट हुआ था उस समय थे टोक्यो ओलंपिक में, कौन थे? 2 थे, मनप्रीत सिंह, ठीक है, और दूसरी कौन थी? मैरी कॉम। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और समापन समारोह जिसको कहते हैं एकदम क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे? बजरंग पुनिया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। और सारे मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक की कोशिश करे जो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। और इसके बाद हमारा रहता है पैरालंपिक थीम सॉन्ग फॉर इंडिया क्या था? कर दे कमाल तू। तो इनके थीम भी याद रखिएगा जो इनके सॉन्ग वगैरह रहे थे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के। और जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ से और बता देता हूँ। पैरालंपिक में जो ये पैरालंपिक हुए हैं, इसमें टोटल कितने खिलाड़ी गए हैं भारत की तरफ से? 54 खिलाड़ी गए हैं। और एक तरीके से कितने खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे? 9 खेल हो जाएंगे, ठीक है, जो भाग लेंगे।
तो इतने हमको एटलीस्ट पता होने चाहिए। और मैंने आपको थीम सॉन्ग बता दिया, ये जो कर दे कमाल तू, इसके सिंगर कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, संजीव सिंह। ठीक है। अच्छा देखिए, पैरालंपिक का थीम सॉन्ग तो हमें पता है, बट टोक्यो ओलंपिक का क्या था, और ये मैंने आपको बताया था, लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, तो ये इनको लिखा किसने था, तो याद रखिएगा मोहित चौहान ने लिखा था, थीम सॉन्ग था। बट चेयर सॉन्ग अगर बोले, चेयर सॉन्ग मतलब कि चेयर करने के लिए कौन सा सॉन्ग था, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी वे, और ये आपने यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा, गाया था इसको अनन्या बिरला ने, और साथ में थे AR रहमान। और अच्छा, मैं आपको रवि दहिया के बारे में बता रहा था, सिल्वर मेडल, उनका कैटेगरी भी याद रखिएगा, 57 कैटेगरी में जीता था, और बजरंग पुनिया ने जीता था 65 kg में, और दोनों कुश्ती से संबंधित है। और जो मैं आपको बता रहा था, PV सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था, वो एकमात्र महिला बन गई हैं हमारे भारत की तरफ से जिन्होंने लगातार कंसिक्यूटिवली 2 मेडल लिए हैं। जैसे आपको पता है, रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल था और इस समय ब्रॉन्ज मेडल, और ऐसी वो दूसरी हैं, क्योंकि पहले कौन कर चुके हैं, सुशील कुमार, जिन्होंने 2 बार लगातार मेडल लिए थे, एक बार लिया था ब्रॉन्ज, दूसरी बार लिया था सिल्वर मेडल, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये इंडियन ओलंपिक कमेटी इसको लॉन्च करता है, इस खेल को। कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1894 में, और पहले ओलंपिक हुए थे हमारे 1896 में, ग्रीस हुए थे, जहाँ एथेंस है। ठीक है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में हुए थे ये। तो इतना याद रखिएगा। और अच्छा, पूछा जाता है कि कितने रिंग होते हैं ओलंपिक में, तो याद रखिएगा 5 होते हैं, 5 रिंग, ये पूछा गया एग्जामिनेशन में। और भारत की तरफ से पहला मेडल कौन लाया था ओलंपिक में, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें एंग्लो इंडियन के हिसाब से, तो वो थे नॉर्मन प्रिट्ज़ार्ड। ठीक है, इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल लेकर आए थे। बट अगर हम बोले पहले भारतीय कौन थे, तो उनका नाम याद रखिएगा, KD जाधव। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा कि भारत के टोटल कितने मेडल आए। श्रेणी में देखेंगे, टोटल पॉइंट्स टेबल में भारत की रैंक क्या थी, 48th रैंक थी। फर्स्ट नंबर पे कौन था, USA था। सेकंड नंबर पे था आपका चाइना। ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब जैसे हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ये किन्होंने जीती है, एस्टेबन ओकोन ने, और इनका याद रखिएगा कौन सी नेशनलिटी है इनकी, फ्रांस के हैं, राइट। तो याद रखिएगा। और मैंने बाकी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं इससे पहले की, उन सभी को मैंने आपको बता दिया था, इसलिए सारी नहीं बताऊँगा, तो इनको याद रखिएगा। इनसे पहले अगर आपको देखनी है तो जुलाई मंथ की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं FIDE वर्ल्ड कप 2021 जीता किन्होंने, जॉन क्रिस्टन, नाम क्या है इनका, डूडा। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, बहुत ही अजीब सा नाम है, क्रिस्टोफ डूडा, इन्होंने जीता है FIDE। अच्छा, FIDE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में है। ये कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। और यहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का भी है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का भी है। चारों का कहाँ पर हेडक्वार्टर है आपका, लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। तो इतने याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए FIDE आ गया, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो मैंने आपको कई बार बताया है, विश्वनाथन आनंद थे। और अभी हाल ही में कौन बने हैं, 69 नंबर के सॉरी, कौन थे, देखिए ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा, इनका भी नाम याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं, ये तो हम जानते हैं पहले ग्रैंड मास्टर हमारे कौन थे, विश्वनाथन आनंद। बट पहली महिला कौन थी जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, S विजय लक्ष्मी, जिनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी। और ये भी चेन्नई की थी, और ये भी तमिलनाडु के हैं, ठीक है, दोनों तमिलनाडु के। और मोस्टली क्या होता है, जो चेस प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर जो बने, सारे तमिलनाडु के ही मोस्टली होते हैं, मोस्टली अगर हम बात करें। इसके बाद हम बात करते हैं भारत केसरी दंगल वॉन किन्होंने जीता, ये आपका लाभांश शर्मा ने जीता है। फिर है थर्ड मोस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट, जेम्स एंडरसन, इन्होंने तीसरे ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिए हैं। इन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। अनिल कुंबले के लगभग 619 विकेट थे, इन्होंने तोड़ के 621 प्रेजेंट टाइम पे इनके हो गए विकेट। और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। कहाँ के हैं ये, जेम्स एंडरसन, तो याद रखिएगा इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, मैं और 2-3 चीज़ आपको बता दूँ कि T20 में हैट्रिक लेने वाले, जैसे अगर मैं बोलूँ अभी T20 मैच हुआ था और उसमें डेब्यू में ही हैट्रिक ले लिया था, उनका नाम क्या था, तो नाम मैं आपको बता दूँ, नेथन, उनका नाम था एलिस, ठीक है, नेथन एलिस। इन्होंने अपने ही डेब्यू में ही डायरेक्ट विकेट ले लिए, कितने, हैट्रिक ले ली। तो ये ज़रूरी नाम हो जाता है। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता देता हूँ जल्दी, यहाँ नोट डाउन नहीं कर रखा,
क्योंकि PDF बनाते समय इतनी याद नहीं रहती, बट अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर भी देखते रहेंगे ना तो आपकी करंट अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। और अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं इसके हिसाब से, जैसे एक और याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक ही आ रहा है मेरे दिमाग में सारी चीज़ें। टोक्यो ओलंपिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि BCCI जो हमारी क्रिकेट बोर्ड है हमारा, उन्होंने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का ऐलान किया, क्योंकि गोल्ड मेडल लेकर आए। उन्होंने बोला BCCI ने, जो गोल्ड मेडल लाया उसको हम 1 करोड़ देंगे, जो सिल्वर लेकर आया उनको हम 50 लाख देंगे, जो ब्रॉन्ज लेकर आया उनको हम 25 लाख रुपए देंगे। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, BCCI ने अनाउंस किया है गोल्ड के लिए 1 करोड़, सिल्वर के लिए 50 लाख और आपका ब्रॉन्ज के लिए 25 लाख। और नीरज चोपड़ा को अगर हम बात करें ना तो बहुत जगहों से पैसे मिले, मतलब कि बहुत ही उनको सम्मान मिला है। पहली बात तो आप सभी जानते होंगे हरियाणा की तरफ से उनको मिलेगा ही, हरियाणा के वहाँ पर हैं, बिलोंग करते हैं हरियाणा से। बट नीरज चोपड़ा के बारे में बता दूं मैं आपको, इनको CSK, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग कितने देगी, 1 करोड़ रुपए देगी। और अगर हम बात करें, CSK ने ही कहा है कि इनके नाम की एक जर्सी हम बना रहे हैं एक तरीके से और उसको तैयार कर रहे हैं, उसकी नंबर क्या रहेगी 8758, क्योंकि 87.58 का इन्होंने जेवलिन थ्रो करा था जो इनका हाईएस्ट था और उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इतने मैंने आपको बता दिए यहाँ से टोक्यो ओलंपिक के, राइट। हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जेम्स एंडरसन के बारे में। इंग्लैंड के हैं ये और इन्होंने तीसरे मोस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने ज़्यादा विकेट लिए। तो 2 कौन है, पहले हमारे मुरलीधरन और सेकंड नंबर में है शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मुरलीधरन है आपके श्रीलंका के। इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन अगर ज़्यादा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप ये हेल्ड कहाँ पर होगी, ये नैरोबी में होगी, केन्या में, राइट। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं 69 के। तो मैंने आपको बता दिया ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, हर्षित राजा। 7 विकेट टेक इन फर्स्ट टाइम इन T20 मैच किन्होंने लिया है, फ्रेडरिक ओवरडिक ने। कौन सी जगह के हैं, नीदरलैंड के हैं। और ये महिला हैं, ये याद रखिएगा, पुरुष नहीं है, नाम से लग रहा है ये फ्रेडरिक ओवरडिक। इन्होंने 7 विकेट लिए हैं किसी भी T20 मैच में। अब मैं बात कर रहा था, देखिए अभी हाल ही में करंट में आपने नाम भी सुना होगा, मेसी, लियोनेल मेसी ने अपना जो क्लब था उसको छोड़ दिया। क्लब का नाम क्या था, बार्सिलोना था, और उन्होंने लगभग 21 साल उसमें खेले थे। और आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में, मीडिया वगैरह में, जब इन्होंने छोड़ा तो बहुत ही इमोशनली इन्होंने छोड़ा था। और इनका ये इसलिए छोड़ा क्योंकि लगभग इनका 600 करोड़ का कुछ पैकेज था और उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था एक क्लब। तो इन्होंने बोला मैं अपनी लगभग इसको आधा कर दूंगा, जो आप मुझे पैकेज दे रहे हैं इसको आधा कर देता हूँ, फिर भी मैं आपके क्लब में रहना चाहता हूँ। फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ना तो वो छोड़ पा रहे थे ना क्लब छोड़ पा रहा था, क्योंकि क्लब बहुत ही कर्जे में चल रहा है। आपको पता है कोविड के टाइम पे ना तो कोई टूर्नामेंट हो पाए, इसी कारण इनको ये छोड़ना पड़ गया। अब ये गए कौन से क्लब में, तो याद रखिएगा पेरिस में गए। कौन सा, पेरिस सेंट, नाम भी लिख रहा हूँ मैं आपको, पेरिस सेंट जर्मेन, इस वाले को इन्होंने इसमें जुड़ गए हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत फेमस न्यूज़ रही थी। अच्छा, रोनाल्डो कौन से क्लब से खेलते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं आपको और 2-3 चीज़ें बता दूं, जैसे यूरो कप हुआ था आपका अभी जुलाई मंथ में, मैंने आपको बताया था, इसको जीता था इटली ने, और हारा कौन था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड हारा था और इंग्लैंड ने बहुत बवाल करा था, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, यूरो कप, और जीता था इसको किसने, इटली ने। एक और हुआ था कोपा कप, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, किसने जीता था, अर्जेंटीना ने जीता था, बट हारा कौन था इसमें, ब्राज़ील हारा था। तो ये याद रखिएगा, दोनों बता दिए, यूरो कप भी बता दिया और ये भी आपको बता दिया कोपा कप, राइट। अब हम बात आगे कर लेते हैं, कौन सा, ड्यूरेंट कप 2021, ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, कोलकाता में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और 130वां संस्करण होगा इसका, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है नीरज चोपड़ा रैंक इन जेवलिन थ्रो, मैंने आपको पहले बोला था सेकंड रैंक। देखिए इनकी रैंक पहले थी 14th, अब हो गई है सेकंड रैंक। और फर्स्ट रैंक में कौन है, आप सभी ने अगर इसमें इंटरेस्ट है, भाला फेंक अगर आप देखते होंगे, तो जोहानस वेटर, क्योंकि एक तरीके से ये पूरी तरीके से टोक्यो ओलंपिक में दावेदार थे, प्रबल दावेदार गोल्ड के, और ये बहुत ही बुरी तरीके से हारे हैं इसमें। तो फिर भी आज के टाइम पे ये नंबर 1 पे है। बहुत अच्छा मैच देखने वाला था, आप देखते तो जोहानस वेटर नंबर 1 पे थे, और अभी भी दूसरे नंबर पे कौन है, नीरज चोपड़ा 14वें रैंक से डायरेक्ट ये सेकंड पे आ गए, राइट। अब मैं आपको और चीज़ नीरज चोपड़ा से रिलेटेड मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि धीरे धीरे याद आ रही है मुझे, PDF बनाते समय याद नहीं रहता है। जैसे कि IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसने गोल्ड विजेता के जो कोच होंगे अनाउंस किया है कि हम 12.5 लाख रुपए देंगे, सिल्वर वाले के कोच को देंगे हम 10 लाख रुपए,
और जो ब्रॉन्ज़ के कोच होंगे उनको देंगे हम 7.5 लाख रुपए। तो ये भी याद रखिएगा। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1927 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जेवलिन थ्रो डे मैंने आपको बता दिया 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं। अच्छा, मैं आपको और बता देता हूँ जो भी कुछ लास्ट मंथ की, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी थी? तो नाम याद रखिएगा, हैंड, इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, जाजा, ठीक है। ये सबसे कम उम्र की थी और कहाँ की थी? ये सीरिया कंट्री की थी। तो याद रखिएगा 12 साल की उम्र में इन्होंने एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था, सबसे कम उम्र की एथलीट थी। और बता दूं जैसे मैं आपको, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है बरमूडा। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा देश गोल्ड जीतने वाला। और अपना पहला गोल्ड जीतने वाला देश कौन सा बन गया है? फिलीपींस बन गया है। तो ये भी याद रखिएगा, फिलीपींस, ठीक है। इसने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। और ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन बन गई है? तो उनका नाम याद रखिएगा, मोमोजी निशिया। मोमो, इनके नाम थोड़े से ऐसे होते हैं, कन्फ्यूज़न, मोमोजी निशिया, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री की हैं? जापान की हैं। लगभग आप बोल सकते हैं कि 12 साल कुछ महीने थे, बट एग्जैक्टली बोले तो 13 साल की थी जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है इतनी छोटी उम्र में। और ओलंपिक लॉरेल अवार्ड मैंने आपको पहले बताया था किनको मिला था? मोहम्मद यूनुस को, ठीक है। मोहम्मद यूनुस को मिला था इनको ओलंपिक लॉरेल अवार्ड। लॉरेल कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, लॉरेल अवार्ड मिला है। और जैसे वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग हो रही है, ये भी बता दूं मैं आपको, चैम्पियनशिप 2021 ये होगी आपकी हंगरी में हुई थी। और इंडिया ने टोटल अगर बोले तो 13 मेडल जीते हैं। 13 मेडल में इंडिया के कैसे कैसे रहे? 5 गोल्ड जीते इंडिया ने, 7 सिल्वर जीते और 7 ब्रॉन्ज जीते। तो ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको सारे जो हो सकते थे इम्पॉर्टेंट बता दिए। अच्छा, पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो उसके कोच कौन थे? ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो जाते हैं, ग्राहम रीड। और महिला में इनका 4th रैंक रहा था हॉकी टीम का। तो इसके एक तरीके से कह सकते हैं कि कोच कौन थे? तो सॉजर्ड थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, सॉजर्ड। बट इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया लगभग, इन्होंने बोला कि अब मैं नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। तो ये याद रखिएगा। और ये महिला हॉकी टीम का 4th रैंक थी और इनकी 3 रैंक थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुष हॉकी टीम ने। अब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे एक और चीज़ याद रखिएगा, पुरुष हॉकी टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। टोटल मेडल शायद इनके 12 मेडल हो गए हैं। और इन्होंने किसको पीछे कर दिया है? आपके जर्मनी को। जर्मनी के टोटल मेडल थे 11, इन्होंने जर्मनी को पीछे कर दिया है पुरुष हॉकी टीम ने। और आज तक का टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो कह रहा मैं, ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी में इंडिया के नाम पे कौन कौन से हैं याद रखिएगा? 8 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के 11 मेडल हैं मात्र, ठीक है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, तो याद रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राहम रीड के बारे में आपको बता रहा था, तो उनका याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं वो, ठीक है। और सॉर्जर्ड जो थे वो कहाँ के थे? डच के, डच, याद रखिएगा डच थे वो। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और रैंक मैंने आपको पहले शायद बता दिया, टेबल पॉइंट्स टेबल इंडिया की क्या रही है, 48th रैंक रही है टोक्यो ओलंपिक में भारत की। यूएसए फर्स्ट रैंक में रहा है और उसके गोल्ड थे 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। टोटल अगर हम देखें तो 113 मेडल थे। सेकंड नंबर पे था चाइना, और चाइना के अगर हम मेडल की बात करें, गोल्ड मेडल एक ही कम था इनसे, ठीक है, 38 रैंक थी और 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। अच्छा देखिए, मैंने आपको बता दिया यूएसए फर्स्ट रहा है, ठीक है। सेकंड रहा है आपका चीन, तीसरे नंबर पे रहा है आपका जापान, ठीक है, जापान रहा है। फिर इसके नंबर पे आप बोलेंगे, चौथे नंबर पे आपका हो गया ब्रिटेन। और एक और थी ROC, ये क्या था? रशियन ओलंपिक कमेटी, क्योंकि एक तरीके से इनको बोल सकते हैं कि बैन कर दिया गया था, इसलिए इनका नाम इनकी कंट्री के हिसाब से नहीं रखा गया, ROC दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 2022 में डिफेंस एक्सपो आयोजित कहाँ पर होगा? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, राइट आंसर गांधीनगर, ठीक है। अच्छा 2020 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 2022 का होगा आपका गांधीनगर में। इसकी टैगलाइन भी याद रखिएगा, टैगलाइन है इसकी, इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसकी थीम मैंने आपको बता दी, लिख के मैं आपको दे देता हूँ। लिखने से देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लिखूँ कम और बताऊँ ज़्यादा। द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो याद रखिए इसकी टैगलाइन है। और मैंने आपको पहले ही बताया था सिप्री के बारे में, सिप्री ने बोला था हथियार आयात करने में, इंपोर्ट करने में रैंक क्या रही थी भारत की? तो सेकंड नंबर पे था भारत, फर्स्ट नंबर पे था सऊदी अरब।
और अगर हम वैसे बताएं सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत तीसरे नंबर पे था। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करता है यूएसए, सेकंड नंबर पे करता है चीन और तीसरे नंबर पे करता है हमारा देश भारत। तो ये भी याद रखिएगा सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड हरी स्वामी दास को मिला है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड, इनका भी याद रखिएगा, नाम बड़ा अजीब सा है इसलिए मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है, नहीं तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। बसवलिगा चट्टो देवारू को मिला है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल यूथ अवार्ड, तो मोहम्मद आज़म को मिला है। मोहम्मद आज़म कहाँ के, तेलंगाना के, और इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं यूथ के लिए एक तरीके से, तो इसलिए इनको नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा यूथ आ गया तो एक और चीज़ याद रखिएगा, बोल सकते हैं कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है, तो याद रखिएगा 122 रही है, और इसमें फर्स्ट रैंक पे था सिंगापुर, तो ये भी याद रखिएगा। और हम बात कर ले जैसे अवार्ड एक और आ गया, तो याद रखिएगा IT के लिए क्षेत्र में एक तरीके से राजीव गांधी अवार्ड दिए जाएंगे। कौन सरकार ने बोला है कि हम अवार्ड देंगे इस नाम से, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने बोला है IT के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को अवार्ड दिए जाएंगे राजीव गांधी अवार्ड के नाम से, ठीक है। कहीं पर नाम हटाया जा रहा है, कहीं पर नाम लगाया जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर के हिसाब से हम बोलें मेंस में तो साकिब अल हसन सभी जानते हैं, बांग्लादेश के हैं ये क्रिकेट प्लेयर। फिर अगर ICC के हिसाब से हम प्लेयर ऑफ द मंथ देखें जुलाई की, तो कौन है, स्टेफनी टेलर, ये बनी है वेस्ट इंडीज़ की, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और याद रखिएगा, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेसनल अवार्ड, ठीक है, कांग्रेसनल अवार्ड ये एक तरीके से हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, सिविलियन अवार्ड भी कह सकते हैं, किसका, USA का कांग्रेसनल, मैं आपको लिख देता हूँ, कांग्रेसनल अवार्ड ये USA का है, और किसको देने के लिए एक तरीके से प्रस्ताव दिया गया है, ये दिया गया है महात्मा गांधी जी को। USA ने प्रस्ताव रखा है कि मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, कहते हैं कांग्रेसनल गोल्ड मेडल, इसका नाम एग्जैक्टली अगर हम बोले तो। आगे बात करें तो अशोक चक्र किनको मिला है, बाबू राम को। कीर्ति चक्र किनको मिला है, अल्ताफ हसन भट्ट को, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये दोनों बहुत फेमस अवार्ड हैं एक तरीके से युद्ध के क्षेत्र में। अब मैं आपको बता देता हूँ दोनों को, देखिए ये मरणोपरांत मिला है इनको, और जैसे बोले अल्ताफ हसन भट्ट ये J&K पुलिस कांस्टेबल हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, J&K पुलिस कांस्टेबल थे। कीर्ति चक्र मिला और अशोक चक्र मिला बाबू राम को। अब जैसे अगर हम बात करें युद्ध में वीरता के लिए सर्वोच्च अवार्ड, जैसे हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा परमवीर चक्र बोलता है वो, ठीक है, परमवीर चक्र। बट वो उस समय दिया जाता है जब युद्ध की कंडीशंस होती हैं, बट अगर हम शांति के टाइम पे बोले तो अशोक चक्र शांति के टाइम पे सबसे सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, युद्ध के टाइम पे नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा परमवीर चक्र है युद्ध के टाइम पे, और अशोक चक्र है आपका जो शांति के टाइम पे दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे जो थे, ठीक है, योगेश्वर दत्त थे, इन सभी को परमवीर चक्र मिला। ये ज़रूरी नहीं कि मरणोपरांति मिलता है, बट जो बहुत ही शौर्य से युद्ध करता है तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया अशोक चक्र क्या है, और ये आपका सारे अवार्ड के बारे में बता दिया। फिर आगे चलते हैं, अलेक्जेंडर डेलिरेम्पल अवार्ड किनको मिला है, विनय बदवार को। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा अवार्ड है तो इनका नाम ज़रूरी याद रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ बता दूँ, K2 आप सभी जानते होंगे, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको, सबसे ऊंची चोटी में अगर कहें तो विश्व में सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर पे K2 है। तो इसको फतेह करने वाले पर्वतारोही बने हैं, पर्वतारोही यंग कौन बने, सबसे यंग जिन्होंने इसको अचीव किया है, उनका नाम है सहरोज, नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, नाम बहुत इनका फेमस रहा था, काशिफ, ठीक है। तो सहरोज काशिफ ने K2 को पार करने वाले या उसको अचीव करने वाले सबसे यंग पर्वतारोही बन गए। अच्छा और चीज़ें जैसे मैं बोलूँ लास्ट, चलिए बता देते हैं, नेशनल वुमेंस चेस वुमेन वो किन्होंने जीता है, ये वंतिका अग्रवाल, ये कहाँ की हैं, दिल्ली की हैं, दिल्ली की। तो इनका ये भी याद रखिएगा कौन सी जगह की हैं। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो मैंने आपको बता दिए। देखिए ये चीज़ याद रखिए कि जितने भी करंट अफेयर आप कर रहे हैं उनको रिलेट कर करके करिए। जैसे मैंने आपको अवार्ड के बताए, जैसे मैंने आपको यूथ के बारे में बताया, तो मैंने आपको इंडेक्स भी बता दिए, जिससे दिक्कत नहीं होती है और लंबे समय तक याद रहता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, लाइक करें या ना करें, लाइक ज़रूर करें, बट आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसकी रीच जितनी ज़्यादा बढ़ेगी
उतना ही एफर्ट लगाने में अच्छा लगता है, क्योंकि लोग बोलते हैं आपकी करंट अफेयर पसंद है, जितने देखते हैं अच्छे से देखते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, बट शेयर करने में बहुत लोग कंजूसी करते हैं। तो ये चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना एफर्ट लगता है तो आपको भी शेयर करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।